जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 9 जुलाई 2023 का द हिंदू से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को हिंदी में लेकर के आ गया हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली की तरीके से, जैसे ये डेली मैप जो देखते हैं रोज देखते हैं उसी तरीके से आज भी इसी से शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद से दिल्ली अध्यादेश मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स के लिए। पूरे बेसिक चीज़ों को, हर चीज़ें यहाँ पे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर इसको रुक करके देखिएगा, क्योंकि जो मैं अभी कंटेंट जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको यूट्यूब में एक जगह पे चाहे कहीं पर भी उस तरीके से एक जगह पे उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रुक रख करके समझने की कोशिश करेगा। मैं भी पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। और देखिए आगे हम लोग फिर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव देखने वाले हैं। पहले भी देखे थे, अभी फिर से न्यूज में है, तो ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद से कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि लगातार ये न्यूज में है। फिर उसके बाद से सांस्कृतिक कलाकृतियां, इसके बारे में देखेंगे। फिर क्लस्टर युद्ध सामग्री, ये क्या है और क्यों न्यूज में है, इसको देखने वाले हैं। उसके बाद से आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की जा रही थी, तो क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों करना है, इसको घोषित क्यों करना है और मांग क्यों किया जा रहा है, सब कारण, हर चीजें पूरा अच्छे से मैं इसको समझाने वाला हूँ। उसके बाद से नोमेडिक एलिफेंट या फिर घुमंतु हाथी 23, तो ये क्या है, हम लोग इस पे भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग पूरा धैर्य के साथ बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितने लोग भी आप अगर गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिए। आपको द हिंदू कोई और न्यूज़ वगैरह इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा यहाँ पे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब न्यूज़ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको कवर करके लेकर के आता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए कल का जो जो वीडियो था, जो करंट अफेयर्स था, उसमें मैं ये एक मैप नहीं लेकर के आया था। ये कोरल रीफ जो है हम लोग पढ़े थे, वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है वो तो मैं बताया था, लेकिन मैप के थ्रू मैं बताना चाह रहा था। तो हम लोग एक मैप यहाँ पे इसको भी देखते हैं और भी मैप हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात के इस क्षेत्र में यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में आपको यहाँ पर कोरल रीफ दिख जाएगा, प्रवाल भित्तियां ये वाले क्षेत्र में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दे करके यहाँ पे आपको लेकर गया हूँ ताकि मैप में आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद से ये वाला क्षेत्र देखिए, मुंबई और गोवा का जो तट है, यहाँ भी आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइसलैंड जो है, यहाँ पर आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगा, लेकिन ये अटोल कोरल रीफ है, कोरल रीफ का ही एक प्रकार है, तो हम लोग इसको कोरल रीफ में ही मानेंगे। तो ये भी यहाँ पे लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। उसके बाद से गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिलता है, फिर पाक बे में मिलता है, देखिए इस क्षेत्र में, है ना? ये वाला पूरा क्षेत्र है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अंडमान आइसलैंड और निकोबार, अंडमान निकोबार, ये पूरा दोनों अंडमान निकोबार यहाँ पे पूरा क्षेत्र में आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको कोरल रीफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग एक मैप में समझ गए, तो काफी अच्छे से हम लोग को अब ध्यान में रहेगा। अब चलिए हम लोग अपना मेन जो आज का जो मैप देखना है उसको देखने वाले हैं। देखिए हम लोग आज यहाँ पे ब्लैक सी, काला सागर के बारे में देखने वाले हैं। क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि ये अभी न्यूज में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा ये मतलब एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी हम लोग जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो मैं अभी आपको बताया जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी इसी से संबंधित है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में एक विवाद बना हुआ है, तो उसके कारण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छे से देखेंगे। देखिए जो अगर हिंट मिल रहा है हम लोग को न्यूज पेपर से संबंधित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग को अगर हिंट मिल रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसी को एक बार और दो बार तीन बार रिवाइज करके पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग किसी एक चीज को अच्छे से पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे है ब्लैक सी। हम लोग थोड़ा सा मैप में इसको क्या है, थोड़ा मतलब इसको बड़े लेवल पे देखने से थोड़ा अच्छे से क्लियर होता है ना। तो देखिए ये आपको आप देखेंगे कि पूरा ये एशिया महाद्वीप और यूरोपीय महाद्वीप, दो महाद्वीपों से ये एक तरीके से घिरा हुआ है। अगर अगर आप यहाँ पे देश देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे इसके दक्षिणी में ये यहाँ पे तुर्की है। तुर्की के बाद से आप देखेंगे कि बुल्गारिया है, बुल्गारिया के बाद से रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रूस। फिर यहाँ पे देखेंगे आप जॉर्जिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा देश नहीं है, लेकिन अब जैसे ये ब्लैक सी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसका जो देश है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 देश हैं, तो 6 देश को आप अच्छे से अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर अगर एग्जाम में अगर ये यहाँ से प्रश्न आया तो फिर आपको अफसोस होगा, क्योंकि हम लोग देखे होंगे कि आप 2-3 बार हम लोग इसको देख चुके हैं।
है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बड़े लेवल पे मैप दिख गया। देखिए इसके अगर पूर्वी साइड में हम लोग देखें तो कैस्पियन सी है। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि जो ब्लैक सी है वो कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है कि नहीं है। कई बार इस तरीके से जो प्रश्न बनता है तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख गया मेडिटेरियन सी यहाँ पे है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जो अब इसका जो मैप है उसको थोड़ा और सामने से देखते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए हम लोग देश पहले देख लिए, है ना। तुर्की, बुल्गारिया, सोमानिया, यूक्रेन, फिर रूस और जॉर्जिया, ठीक है। तो इतने सारे देश हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी चीजें और हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं चित्र बनाया हूँ, आप भी थोड़ा सा अगर चाहते हैं आप अच्छे से और अच्छे से इसको याद रखना तो आप भी बना लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से मैप बना सकते हैं। मैं अपने ये आपको समझाने के लिए अपने हिसाब से मैप बनाया हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनाइएगा उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, ठीक है। तो 2014 में जो है ये रूस इसको मतलब ये रूस के अंदर में है, ठीक है। तो रूस का शासन है यहाँ पे। तो ये रूस ये जो जगह है ना ये इसको लेकर के यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार इसके बारे में भी यहाँ पे संघर्ष चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपको दिख रहा है क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये इसी क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो इस कारण से भी लगातार अभी संघर्ष चल रहा था। फिर अभी यूक्रेन और रूस का लगातार चल ही रहा है, संघर्ष चल ही रहा है, ठीक है। और हम लोग अभी जो देखने वाले हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, तो ब्लैक सी से होकर के ऐसे करके ये तुर्की से होकर के यहाँ इस्तांबुल से होकर के गुजरता है। तो हम लोग उसको भी समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इसका जितना जो जो बेसिक चीज है उसको तो माइंड में अच्छे से बैठा ले, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आए तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये है क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे ये जो सागर है ये अजोज सागर है, ठीक है। अजोज सागर है ये। और ये है यहाँ पे एक जल संधि है जो कर्च कर्च जल संधि है। तो अगर यहाँ से आप एक चीज और इमेज देखिए, जितना ज्यादा आप इमेजिन कर सकते हैं आप भी कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो काला सागर है, काला सागर और अजोज सागर के बीच में ये क्रीमिया प्रायद्वीप है। तो केवल एक ऑप्शन में आपसे ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जो अजोज सागर और काला सागर के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप है। तो आपको अगर ध्यान रहेगा तो आप बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक चीज है। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे अजोय सागर और काला सागर को जो जोड़ती है उस जल संधि को हम लोग कहते हैं कर्च जल संधि, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि मरमरा सागर इधर साइड में है और यहाँ पे काला सागर है। तो इन दोनों को जो जोड़ती है वो बॉस्पोरस की संधि जल संधि, ठीक है। ये आपको ये वाला जो क्षेत्र है मैं राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को आप याद रखेंगे कि यहाँ पे मरमरा सागर है उससे ही जोड़ती है, ठीक है। मरमरा सागर से आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा डार्डियन की जल संधि। ये वाला क्षेत्र डार्डियन की जल संधि, ये थोड़ा बड़े लेवल पर मेरे को तो समझना है ना, समझेंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डार्डियन की जल संधि, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर हम लोग बोलें कि डार्डियन की जल संधि जो है वो हम लोगों को भूमध्य ये मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है ये वाला क्षेत्र जिसको हम लोग अच्छे से पढ़े थे। तो उससे ये जो है यहाँ पे मरमरा सागर और ये दोनों कुछ भूमध्य सागर एक दूसरे से जुड़ती है कह सकते हैं। अगर इसको बड़े लेवल पे देखें तो हम लोग यहाँ पे ये दो खाड़ियां हैं। एक तो यहाँ पे है बास्पोरस की संधि, बोस्पोरस की जल संधि, और एक है यहाँ पे डार्डियन जल संधि। ये दोनों जो है काला सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ते हैं, इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डार्डियन जल संधि है ना ये मरमरा सागर को यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे दो सागर और हैं छोटे छोटे, वहां और सागर होते हैं तो अलग अलग सब कोई नाम रख देता है। तो यहाँ पे है थ्रेसियन सागर, ठीक है। थ्रेसियन सागर है प्लस एजियन सागर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मरमरा सागर को जो ये डार्डियन जल संधि है वो थ्रेसियन सागर और एजियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से इधर आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा मेडिटेरियन सी हो जाता है इधर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप देखते हैं कि एक ये जो जो काला सागर है, काला सागर के अंतर्गत यूरोप की प्रमुख 3 नदियों का यहाँ पे मतलब आकर के गिरते हैं इसमें काला सागर में। तो वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? एक नदी यहाँ से है जो कि बुल्गारिया और सोमानिया के बॉर्डर से होते हुए काला सागर में गिरता है, ठीक है। ये है डेन्यूब, डेन्यूब, ठीक है। डेन्यूब नदी है ये। अब वो कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है उतना ज्यादा हम लोग जानने की जरूरत नहीं है। 3 नदियां जो है काला सागर में आकर के गिरती हैं। तो पहला ये जो कि बुल्गारिया और रोमानिया के बॉर्डर से होते हुए ये आती है और यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है, काला सागर में गिरती है। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे ये है निस्टर, निस्टर है, निस्टर नदी है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये बॉर्डर होते हुए बॉर्डर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आकर के नीचे गिर जाती है निस्टर, ठीक है।
ये है निस्टर नदी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक छोटा सा देश इसके बीच में है, मोल्डोवा। तो ये जो मोल्डोवा है ना, ये काला सागर से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए अच्छे से एक बार क्लियर करके समझिएगा सब चीजों को, ठीक है, और बार बार याद रखना है। तो जो यहाँ पे मोल्डोवा है ना, ये प्रश्न में कहीं ना कहीं ऐड कर सकता है क्योंकि इसके आसपास में, लेकिन ये बाउंड्री को टच नहीं करता। जो काला सागर है ना, वो काला सागर से ये टच नहीं करता, क्योंकि ये यूक्रेन से, आप देखेंगे कि ये पूरा यूक्रेन का बॉर्डर है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा लॉकलैंड जो देश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोमालिया और यूक्रेन के बीच में है ये मोल्डो। तो ये मोल्डो और यूक्रेन के बॉर्डर लाइन से होते हुए यहाँ पे निस्टर नदी आकर के जो है काला सागर में गिरती है। और उसके बाद से है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे करके एक और नदी आती है नीपर, ये पूरा यूक्रेन के से बहते हुए आती है, ठीक है, ये है नीपर, नीपर नदी। तो ये जो 3 नदियां हैं वो आकर के काला सागर में मिलती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें देखना जरूरी था क्योंकि ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से ध्यान में रखना है। देश, जल संधि और नदी, बस ये 3 चीजें हैं, है ना, इससे जुड़े हुए देश, इससे जुड़े हुए जल संधि, इससे जुड़े हुए अब ये नदियां, ठीक है। अब हम लोग ग्रेन इनिशिएटिव जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग अलग तरीके से उसमें डिस्कशन करेंगे, यही हम लोग यहाँ पे देख लिए। चलिए अब हम लोग दिल्ली का जो मामला है अभी उसको देखने वाले हैं। दिल्ली अध्यादेश मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से इस बार यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि देखिए ये जो मामला है ना, ये मामला मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सीमित रहे, ये ऐसा मामला है कि अभी के लेवल पे ये खुद एक संविधान पे, एक सुप्रीम कोर्ट पे, फिर अपना ये जो विधानमंडल जो है हम लोगों का, यानी कि संसद पे भी सवाल खड़ा करता है कि मतलब ये जो यहाँ पे जो अध्यादेश आया है और जो मामला है ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का, तो ये मामला कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख भी रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि बाकी जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारा संविधान है, हमारा जो एक संसद है, उससे भी मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा हो गया है, इस तरीके की बात है, मतलब एक उल्लंघन है, बड़ा तो नहीं, उल्लंघन हो रहा है उसका। तो यहाँ तक इसमें मामला चला गया है, तो हम लोग उसको काफी अच्छे से समझेंगे। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है एक बार बस अच्छे से आप समझिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। मैं पूरा कोशिश करूंगा जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं उतना ज्यादा यहाँ पे टॉपिक्स को रखा हूँ, जो आपको पूरे यूट्यूब में उस तरीके से नहीं मिलेगा, मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं खुद भी ये सारी चीजों को देखा हूँ, समझा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। एक बार आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से आप कितने बार भी इससे रिलेटेड आप न्यूज पढ़ें, आप कुछ भी इससे रिलेटेड पढ़ें, आप एड ऑन करें, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा हर चीज, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस के साथ आप भी पूरा माइंड दिमाग खोल करके एक बार बस समझिए, उसके बाद से सारी चीजें आपको लगातार फिर समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो दिल्ली है, अगर दिल्ली को हम लोग देखें तो ये हमारी एक फर्स्ट तो हमारे देश की राजधानी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये सिंपल राज्य नहीं है, ये क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ ये एक विशेष राज्य भी है। विशेष राज्य होने के कारण से ये इसमें यहाँ पे सीएम भी है, ठीक है, सीएम है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज्य के विधानमंडल भी है, राज्य की विधानमंडल भी है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल भी है, एलजी, है ना, ठीक है। तो ये भी इसके मतलब यहाँ पे इस तरीके की मतलब ये पूरा जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये दिल्ली है, दिल्ली को विशेष दर्जा जो मिला हुआ है वो भी इसमें हम लोग को पहले इसको समझना जरूरी है, उसके बाद से हम लोग काफी अच्छे से पूरे चीजों को धीरे धीरे करके डिस्कस करते चले जाएंगे। देखिए बस आप समझिए, सुनते रहिए, ठीक है, मैं मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए 1991 का मामला है, ठीक है, 1991 में जो दिल्ली है, दिल्ली को 69, ठीक है, 69वां, ठीक है, 69वां यहाँ पे संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। करने के बाद से जो दिल्ली है उसको विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है, विशेष दर्जा मिला। और ये जो विशेष दर्जा जो है ना, यहाँ पे एस बालकृष्णन समिति के सिफारिशों के द्वारा मिला, ठीक है। उसके बाद से जो दिल्ली को विशेष दर्जा जो प्रदान करने का जो कार्यक्रम है वो हुआ। तो यहाँ से हम लोग इतना सारी चीजें समझ में आ गई सबसे पहले, तो हम लोग धीरे धीरे इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो विशेष दर्जा मिला। अब विशेष दर्जा का क्या मतलब है, विशेष दर्जा का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो ये पहले राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, फिर यहाँ पे तो खुद मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राज्य का विधानमंडल भी है। तो अब राज्य का विधानमंडल भी है प्लस सेंटर का भी यहाँ पे जितना प्रभाव रहता है, जैसे कि हम लोग बाकी जगह पे हम लोग देखें जो कि संघ शासित प्रदेश जो है उनमें और इनमें तो अंतर होगा, है ना। तो इन सारी चीजें भी हैं, प्लस यहाँ पे सीएम भी है,
तो सीएम का भी अपना एक जो जितना उनका पावर रहता है, जो कार्य करने का, जिनका जितना उनके कार्य क्षेत्र में है, उनको कार्य करने भी देना है ना? प्लस सरकार का भी एक यहाँ पे जिस तरीके से ये केंद्र शासित प्रदेश है वो भी बना रहे, उसका महत्व भी बना रहे। तो इसके कारण से क्या हुआ कि अब इसमें विवाद ज्यादा हो सकते हैं। तो विवाद कम हो इसके लिए क्या किया गया कि जो यहाँ की सरकार है, इस सरकार को 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सीएम को ये शक्ति दी गई, यानी कि जो मुख्यमंत्री के पूरा मतलब एक तरीके से विधानमंडल को यहाँ की ये शक्ति दी गई कि आप जो है जैसे राज्य जितना ज्यादा जो भी कानून बनाते हैं सब बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 3 चीजें छोड़ करके बाकी सारी चीजों पे बनाएंगे। तो इनको एक पुलिस, ठीक है, एक जो है पुलिस का मामला इनसे संबंधित, दूसरा यहाँ पे ये सार्वजनिक व्यवस्था, इसको प्लस भूमि, ठीक है, ये 3 चीजों को छोड़ करके इनको ये जो संशोधन है इसी में बोला गया, ये 3 चीजों को छोड़ करके आप बाकी सभी चीजें जैसे कि राज्यों में डिवाइडेड है कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, तो ये जैसा चीजें चल रही हैं सब में आप अपना कानून सब चीजें बना सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस, प्रशासन, ये सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, और भूमि, इसको छोड़ना होगा। इसको छोड़ने के बाद से मतलब इस पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों पे आप जैसे नॉर्मल कानून बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज इससे ये भी हम लोग को समझ में आया कि इसके अलावा केंद्र भी इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना? जैसे अगर यहाँ पे जो यहाँ की जो असेंबली है, राज्य सरकार जो असेंबली है, राज्य सरकार जो है वो इस पे इंटरफेयर नहीं करेगी, इसका मतलब ये भी तो है ना कि केंद्र सरकार इससे बाहर के किसी चीजों पे इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अब मामला क्या हुआ, जो ये हमारा पूरा मामला है इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं अब मामला क्या है, कि ये जो मामला है ना, ये मामला है लोक सेवाओं के लिए, ठीक है, यानी कि मतलब हमारे जो जितने ए ग्रेड के हम जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये सारी चीजों के का जो इनका जो है स्थानांतरण किनके पास होना चाहिए, इनका शक्ति स्थानांतरण करने का मेन मामला इन्हीं को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मामला है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल और दूसरे सीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब दोनों में विवाद हो गया कि जो लोक सेवक जो हैं, जो नौकरशाही है, मैनेजमेंट इनका कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्थानांतरण वगैरह से व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य सरकार है वो करती है, ठीक है। तो राज्य सरकार यहाँ पे कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अब इनको जो उपराज्यपाल के बीच में ये विवाद हुआ कि नहीं, राज्य जो है राज्य सरकार इसको अब नहीं करेगी, ठीक है, इसको केंद्र सरकार करेगी या फिर उपराज्यपाल के डायरेक्टली उससे होगा, ठीक है। उपराज्यपाल तो वहां पे रहते ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब जो 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 राज्य की सरकारें हैं ना, वो राज्य की सरकार को इनका जितना भी व्यवस्था जो है वो कोई भी चीजें यहाँ पे करने का ये लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन स्थानांतरण वगैरह करने की जो शक्ति है, जो उनका मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे राज्य सरकार को नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये मेन विवाद हो रहा था यहाँ पे। फिर जो राज्य सरकार है वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि अगर यहाँ पे जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार जो है वो खुद जनता के थ्रू चुन करके आ रही है, तो उसको यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, नौकरशाही का व्यवस्था जो है, वो करने का क्यों नहीं अधिकार है, ठीक है, पहला। दूसरा बोली कि आप जो 69वां जो संविधान यहाँ पे जो संशोधन किए थे, उसमें जो केंद्र का इंटरफेयर है, उसमें पुलिस, सामाजिक व्यवस्था और यहाँ पे भूमि था, तो इसके अलावा आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बातें आई सामने में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये जब ये मामला इस तरीके से जवाब दी, तो कहीं ना कहीं जो है उपराज्यपाल यानी कि केंद्र सरकार, अब उपराज्यपाल को मैं केंद्र सरकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जितने भी राज्यपाल देखते हैं सभी क्या है, केंद्र से जुड़े होते हैं, राष्ट्रपति से जुड़े होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार से जुड़े होते हैं, है ना। यहाँ भी ये केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये बताया गया कि जो यहाँ पे जो ये जितने भी लोक सेवक हैं, नौकरशाह हैं, इनका जो निर्णय लेना है ना, ये निर्णय लेगी राज्य की सरकार, ठीक है। तो अब इनका मामला ये हुआ अभी के डेट में कि जो केंद्र सरकार है ना, वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई। कौन सी ऑर्डिनेंस? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023, ठीक है। ये क्या है अध्यादेश? मामला यही मामला है कि जितने भी ऐसे नौकरशाह हैं, सिविल सेवक हैं, इन सभी का इन स्थानांतरण से संबंधित जितने भी इनकी शक्तियां, इनकी जो नियंत्रण है, इनका मैनेजमेंट है, वो अब यहाँ पे ये जो राज्य की सरकारें हैं वो नहीं करेंगी। ये अलग एक यहाँ पे
मतलब अलग से एक पैनल बनेगा, एक समिति बनेगा, वो अब निर्णय करेगी। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे, जो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो समिति क्या है, वो अधिकरण है। ठीक है, उस तरीके से बनेगी और फिर वो करेगी। अब यहाँ पे क्या मामला समझ में आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार को ये लोग पहले भी शक्ति छीनना चाह रहे थे, वो यहाँ भी छीन लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पे अगर पुलिस व्यवस्था था, लोक सेवा था, लोक सेवा का मतलब ये लोक सेवा नहीं, सामाजिक सेवा वाला, सामाजिक व्यवस्था वाला। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, गड़बड़ हो जाएगा अगर यहाँ पे रहेगा ये तो। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद से आया था भूमि। ठीक है, तो केंद्र सरकार ये जो संशोधन अध्यादेश है, ये अध्यादेश लेकर के आई। ठीक है, और अब मान के चलिए कि ये तीन जो चीजें थी, अब इसमें लोक सेवक भी जुड़ गए। लोक सेवक यानी कि नौकरशाही जो लोग होंगे, जो नौकरशाह होंगे, अब यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत ये भी अब केंद्र सरकार के अंतर्गत होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो अध्यादेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश। ठीक है, ये एक अध्यादेश है ना, ये एक अध्यादेश है। मतलब बताया जा रहा है न्यूज में कि ये मतलब रातों रात ही निकल गया ये अध्यादेश। ठीक है, 10-11 बजे रात को लगभग आसपास में जानकारी मिला उपराज्यपाल के थ्रू सीएम को यहाँ पे कि इस तरीके की अध्यादेश लेकर के आ गए हैं, जहाँ पे आप फिर भी क्या है कि यही है कि आप जो है इन जितने भी लोक सेवक हैं, इनका आप कोई निर्णय नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक अलग से समिति गठन की जाएगी, वो निर्णय करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मतलब एक प्लानिंग चल रहा है। मैं इसको अगर जब ये मामले को समझ रहा था तो बार बार चेस का याद आ रहा था। हम लोग कितने बार मतलब आप लोग को, जितने लोगों को चेस अगर पसंद है ना, आपकी हॉबी है, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कितने लोग की आप लोगों की हॉबी है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मामला चल रहा है। ठीक है, जब हम लोग शतरंज खेलते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि हमारा जो प्लानिंग रहता है ना, यहाँ पे राजा को किसी भी तरीके से अगले के ऊपर हम लोग को अटैक करना है। तो अटैक करने के लिए हम लोग, हमारे पास कितने सारे प्लानिंग होते हैं, यहाँ पे प्लान्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारा हम लोग प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि कहाँ से कैसे अटैक करना है, एक फेल हुआ तो दूसरे तरीके से कैसे अटैक करना है। तो यहाँ पे देखिए वही चल रहा है कि केंद्र सरकार जो करना चाह रही थी, वो क्या हुआ, एक रास्ते से बंद हो गया है ना, दूसरे रास्ते से तुरंत फिर से अटैक करके यहाँ पे क्या है कि दूसरा रास्ता निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश क्या है। देखिए ये कानून नहीं है ना, जो सिंपल जो हम लोग कानून जो बोलते हैं, अध्यादेश अलग है। ठीक है, अध्यादेश का क्या मतलब है, देखिए अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश सेम जो कानून है ना, कानून है, सेम कानून के जैसा ही ये भी है, कानून के जैसा भी इसका भी शक्ति है। लेकिन बात बस इतना है कि ये जो अध्यादेश है, अध्यादेश जो है ये आपको आपातकाल स्थिति में, ठीक है, आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी तरीके से ये सदन में जो लोकसभा राज्यसभा है, इस तरीके से विधेयक के थ्रू पास होकर के कानून नहीं बनता है। ठीक है, पहले इसको मैं बहुत अच्छे से हर चीजों को एकदम एक एक चीज आपको पॉइंट टू द पॉइंट में क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये शब्द आ गया इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े तो सारी चीजें अच्छे समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या है, ये राज्य लोकसभा से विधेयक के थ्रू पारित नहीं हुई, ये क्या हुई, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यहाँ पे डायरेक्टली इसको जारी किए। फिर उस समय से वो कानून जो है एक कानून के रूप में, अध्यादेश के नाम से कानून के रूप में वो लागू हो जाता है। फिर इसमें जो जो बातें कही जाएंगी रहेंगी, वो सारी चीजें फिर फॉलो अप होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और आएगा कि क्या सच में मतलब राष्ट्रपति ही ऐसा करते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। देखिए राष्ट्रपति का नाम होता है, ठीक है, लेकिन करती है सरकार। कौन सरकार, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट समिति है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो लोग सारी चीजों का निर्णय, मतलब प्रधानमंत्री का जो अपना एक पूरा असेंबली है, वो लोग चर्चा करके जो वो बताते हैं, वो फिर राष्ट्रपति उस चीज को करते हैं। तो हम लोग इसलिए सामान्य भाषा में राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है कि बिना मतलब किसी से कोई चर्चा किए, प्रधानमंत्री जी से चर्चा किए कोई भी ऐसा कार्य करें। ठीक है, तो ये अधिकार जो होता है वो पूरा यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत होती है, और उन्हीं लोग ये सारी चीजों के सलाह पर सारे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी नॉर्मल हम लोग बस ये समझे कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश के बारे में जारी कैसे होता है, निकलता कैसे है, हर चीज एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट वही है। पूरा जो कहानी है ना, कहानी का मेन हमारे लिए काम का यही चीज है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फटाफट पहले पढ़ता हूँ इसको, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये बस एक ही बार समझना है बस, उसके बाद से हम लोग हमेशा ये काम आएगा। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मामले को संविधान पीठ भेज सकता है। यहाँ पे क्या है मामला जो है, मैं आपको बताया कि जैसे ही ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जो है पहले गए सुप्रीम कोर्ट के पास,
कि हमारा जो ये अधिकार है लोक सेवकों के लिए, ये अब क्या है, केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी, सुप्रीम कोर्ट का भी यही बात हुआ कि नहीं, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो मामला यहाँ से लगभग खत्म हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार को जीत मिल गई। ठीक है, उनका जो चाहिए था, जो 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 रूल था उसी हिसाब से उन लोग जा करके गए और वही बात हुआ। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेके आई है, ये अध्यादेश के कारण से फिर यहाँ पे अब जो है, यहाँ अब क्या हो गया, अब जो राज्य सरकार है फिर से वही है कि अब वो लोग लोक सेवकों के लिए कोई भी ऐसा कार्य उनसे संबंधित नहीं कर सकते हैं। अब मामला क्या हुआ कि फिर से राज्य सरकार जो है गई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब मामला यहाँ पे ये आया कि आप जो अभी निर्णय दिए हैं उस निर्णय का वैल्यू नहीं है क्या, इस तरीके की बातें जो हैं, मतलब वैसे बोल नहीं रही है, हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा है ना, प्रतीत हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रही है कि अगर आप लोग जो मैं पहले जो निर्णय दिया उस निर्णय पे आप लोग मतलब उस निर्णय का एक विरोध में ये लेकर के आ गए, निर्णय तो पहले हो ही गया था, फिर ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है। समझ रहे, मतलब कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं एक मतलब क्या बोलना चाहिए, उसके विरोध में ये लेकर के आ गया, मतलब यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे जब हम लोग को लोकसभा राज्यसभा अपने संसद के अंतर्गत जब कानून बन ही रहे, तो ये इमरजेंसी किस हिसाब से हो गया, ये भी एक प्रश्न है। तो अभी ये जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यही बातें चल रही हैं कि मतलब इमरजेंसी भी नहीं था, कुछ निर्णय पहले भी ले लिया गया था, फिर से एक अध्यादेश लेकर के इस काम को करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, प्लस सबसे मेन बात, ये जो अध्यादेश जो लेकर के आए हैं और ये लोग पहले से ये जो बना हुआ था पुलिस सामाजिक भूमि जो विशेष दर्जा जो है उस संविधान के अंतर्गत बिना संशोधन किए कैसे किसी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये आया कि देखिए एक चीज और है ना, हो सकता है प्रश्न यहाँ से बने एकदम फोकस, बीच में अभी मैं बता दिया हूँ, हो सकता है आगे नहीं बता पाऊंगा या फिर भूल गया, तो इसलिए मैं यही बता देता हूँ। ये जो अध्यादेश है ना, अध्यादेश लेकर के आप आओगे और संविधान में कुछ संशोधन कर दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये एक चीज बीच में आपको, ये जो मामला है ना वो फंस रहा है यहीं पे कि आप जो ये जो मेन जो रूल है जो यहाँ पे विशेष दर्जा जो दिल्ली को मिला हुआ है, इसके अंतर्गत जब संशोधन किए थे तब 3 बातें यहाँ पे लिखी गई थी, चौथा बिना संशोधन किए कैसे लिख दिए, है ना। तो ये संशोधन नहीं है, केवल एक अध्यादेश है, नॉर्मल कानून है, संशोधन किए नहीं है और इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे यही बात आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट भी यही बातें यहाँ पे विचार करिए कि ये संविधान के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा, बिना संशोधन किए यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब संविधान जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अब फिर इस मामले की अच्छे से जांच समझने के लिए, इस मामले को इसका मतलब एक तरीके से सही है कि गलत है सब निर्णय लेने के लिए एक अलग से पीठ बनाएगी। ठीक है, एक अलग से समिति बनाएगी, वो समिति फिर इस पर चर्चा करेगी, तो फिर आगे चल करके और ये मामला सामने आएगा कि क्या है। लेकिन हम लोग को एक बार अच्छे से समझ जाना है ताकि उसके बाद कोई भी कैसा भी मामला है एक झटके में तुरंत पढ़ते ही हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, तो ये भेज सकता है, अभी वही भेजने के ऊपर विचार चल रहा है। ठीक है, हालांकि सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून में उन सवालों की रूपरेखा तैयार की जिन पर संविधान पीठ को अध्ययन मतलब ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख मुद्दा यह होगा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 जो है वो अध्यादेश मार्ग के माध्यम से संविधान संशोधन के समान है। पहला ये इस बात पे ध्यान रखना है, जो कमेटी बैठेगी उस पर वो विचार करेगी इस ये वाले बात पे। और दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अध्यादेश वास्तव में अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किए बिना सिविल सेवकों पर उसका नियंत्रण छीन लिया है ना। वही बात है ना, अगर ये जो लोक सेवक जो हैं ये अगर इस विशेष दर्जा की इस 3 लिस्ट में ये चौथा लिस्ट अगर बन जाएगा तो राज्य सरकार फिर इस पे भी कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगी। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य सरकार की जो शक्ति है उसको छीन लिए हैं। जो मानता है कि सेवाओं पर शक्ति और नियंत्रण निर्वाचित सरकार में निहित होना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोली है कि अगर यहाँ पे जो निर्वाचित सरकार है वो उसके अंतर्गत इन सब का मैनेजमेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन ये जो विधेयक लाया गया, इस विधेयक के कारण से क्या हुआ कि अब ये जो शक्ति है लोक सेवकों की मैनेजमेंट की वो राज्य सरकार से छीन ली गई है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए आगे, ये जो अभी जो असेंबली जो बनाने की जो सॉरी वो जो प्राधिकरण जो बनाने की बात चल रही है, जहाँ पे ये जो विधेयक है ना उस विधेयक के थ्रू ये बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे प्राधिकरण बनेगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कहानी और आगे बढ़ेगा। फिर तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी। उस अध्यादेश में ये है ना, तो अध्यादेश में क्या क्या बातें उसको ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA
ठीक है, ये एक प्राधिकरण बनाने का यहाँ पे इसमें अध्यादेश में बात की गई है। इसमें अध्यक्ष इसकी जो अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ पे जो अध्यक्षता करेंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे अध्यक्ष रहेंगे। फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है, अगर यही अध्यक्ष रहेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा, आगे चलते हैं। बीच बीच में क्वेश्चन करने से थोड़ा ज्यादा दिमाग अच्छे से समझ में आता है ना। देखिए, जिसमें मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और अन्य मतलब सचिव अन्य 2 सदस्य भी रहेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो मुख्यमंत्री तो यहाँ पे जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे, ये जो बन रहा है, जो प्राधिकरण बन रहा है। लेकिन उसके अलावा फिर यहाँ पे मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव, अन्य 2 सदस्य भी होंगे इसमें। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। NCCSA के कार्य क्या क्या है, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे समूह ए के सभी अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और प्रासंगिक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करेंगे। ठीक है, ये लोग सिफारिश करेंगे, मतलब ये जो प्राधिकरण बनेगा ये लोग क्या करेंगे, फिर राज्यपाल को जो भी इससे मामला होगा सिफारिश करेंगे। ठीक है, एकदम मतलब कहानी को समझते जाइए कैसे होगा ना, मतलब नाव घूम फिर करके केंद्र सरकार के पास आएगी, बस बात ही चेस की तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे आप भी अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है NCCSA जो है, इसके द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी मामलों का निर्णय जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। मतलब अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे बैठ गए जनता के चुने हुए सीएम के साथ जितने सदस्य यहाँ पे सब सदस्य बैठ गए। ठीक है, इन सब में वोटिंग हुआ। ठीक है, सब वोटिंग किए, फिर वोट जिसके पक्ष में, जिस यहाँ पे जो भी बातें होंगी, जो विचार होगा, जो निर्णय लिया जाएगा, जिस निर्णय के पक्ष में जाएगा वो निर्णय सर्वोपरि होगा। फिर यहाँ पे ये सीएम का क्या मतलब हुआ, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए अगर कोई निर्णय लेना है तो वो वोटिंग के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे इनका क्या महत्व हुआ, है ना, ये भी बातें यहाँ पे आ रही हैं। तो देखिए इसका मतलब यह है कि वास्तव में दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के फैसले को 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के द्वारा खारिज किया जा सकता है ना। यहाँ पे जो मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव जो ये लोग रहेंगे, तो फिर ये लोग का वोट अगर किसी में ज्यादा गया तो फिर वो चीजें निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद जो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री, उन्हीं का जो फैसला है वो गलत हो सकता है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा फिर क्या होगा, LG की भूमिका भी है इसमें, यानी कि उपराज्यपाल क्या करेंगे, अध्यादेश में कहा गया है कि LG यानी कि उपराज्यपाल इसे प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश पारित भी करेंगे। मतलब अभी इतना ही में मामला शांत नहीं होगा, फिर उपराज्यपाल भी इसको सहमति देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही हुआ कि जो प्राधिकरण आप बना रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री केवल ऐसे चेहरा देखने के लिए हैं, इनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है इसमें, यही समझ में आ रहा है। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है कि जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही चाहिए, इसलिए वो लोग अभी ले करके गए हैं। देखिए आगे क्या मामला होता है, हम लोग को जो पढ़ना है, जो हमारे हिसाब से जो पढ़ाई करना है, इसमें समझना है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए एक चीज और है, पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं, अभी जो संशोधन हम लोग देख रहे हैं, अध्यादेश जो देख रहे हैं, उसमें 2 बातें खास करके ध्यान रखें। क्या, पहला तो जो लोक सेवा वाले जो कहानी है उसको क्या किया गया, बिना संशोधन किए जो है 239 AA में डाल दिया गया। ठीक है, दूसरा अब जो है सीएम के पास जो नौकरशाह है उनसे संबंधित निर्णय लेने के लिए शक्ति नहीं रहेगी। अब यहाँ पे एक प्राधिकरण गठन किया जाएगा जो कि सब मिल करके निर्णय लेंगे। तो ये 2 खास बातें जो हैं इस अध्यादेश के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे, इस अध्यादेश में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हो गया। देखिए जो जितना भी जो केंद्र सरकार का जो मामला था, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, वो सब चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अध्यादेश से संबंधित जो मैं आपको बातें बताया सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिक चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी है ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अध्यादेश क्या है। ठीक है, तो मैं देखिए समझने पे ज्यादा कोशिश कीजिएगा ना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, जब हम लोग एक बार अच्छे से नहीं समझ पाते हैं ना फिर डिफिकल्ट जाता है। लेकिन उसी को अगर बहुत आसानी तरीके से, आसान भाषा में समझ जाए तो फिर हमेशा हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हर चीजें, मामले समझ में आएंगे। तो देखिए अध्यादेश क्या है, अध्यादेश का मतलब, अध्यादेश भी एक कानून के समान, ये भी एक कानून है। ठीक है, ये भी एक कानून है, बस इसमें अंतर क्या है कि जो यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा जो सदन है, सदन के अंतर्गत ये विधेयक पारित होकर के नहीं आया था, ये डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है, और इसमें ठीक है
ये मतलब जो आपातकाल की जो स्थिति होती है उस स्थिति में ये जारी होता है। तो कुछ कुछ इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या होगा कि ऐसा समय, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पहला तो ये सोचिए कि अध्यादेश लाया क्यों गया होगा, है ना। क्या जरूरत है, जब हमारे पास कानून है तो फिर अध्यादेश क्यों लाएंगे। तो अध्यादेश क्यों लाया गया, जैसे कि देखेंगे कि हमारा जो संसद है, क्या हमारा जो हमारा सदन है, क्या लगातार उसके सत्र चलते हैं। साल में प्रावधान है 2 बार बैठक करने की, हमारे पास 3 बार होता है, फिर भी बीच में तो गैप रहता है ना, 6 6 महीने का, 6 महीने का, है ना। तो उस बीच में जो गैप होता है, उस गैप में अगर कोई आपात स्थिति आई, कोई मामला आया, देखिए संविधान के निर्माता लोग कितना बेहतर तरीके से सोचे हैं। मतलब जब आप संविधान पढ़ेंगे ना तो मतलब लगेगा कि हाँ, मतलब एक एक डायरेक्शन में सोचे, एक एक डायमेंशन में सोचे हैं वो लोग। वही चीज हम लोग को यहाँ पे सोचना है। हम लोग को जिस तरीके से हम लोग का आईएएस का जो काम है ना, जो प्रशासक का काम है, उसी तरीके का, तो हम लोग को भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा हर तरफ से। ये देखिए वो लोग सोचे होंगे कि चलो ठीक है, कानून तो बन गया है, लेकिन कानून से संबंधित कोई प्रॉब्लम आया, तो कानून अगर कोई भी वहां पे समस्या आएगा तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग को उस समय हमेशा संसद की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। संसद में फिर से उसको तुरंत वहां पे सत्र बुला करके, बैठक बुला करके फिर से एक नया कानून पारित करना पड़ेगा। इतना इमरजेंसी के कंडीशन में इतने सारे कार्य तो नहीं कर सकते। तो अब ये लोगों ने सोचा होगा, है ना। उसी हिसाब से तो हम लोग को दिख भी रहा है ना यहाँ, कि अगर मान के चलो कि कोई बहुत अर्जेंट आपात की स्थिति आ गई और उस समय जो संसद है, जो संसद का सत्र है, चाहे पूरा संसद अभी क्या बंद है, ठीक है, या फिर संसद के अंतर्गत जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, तो यहाँ पे लोकसभा विघटित हो गई है, तो भी यहाँ कानून नहीं बनेगा। हाँ, अभी आगे चल करके फिर क्या हुआ, लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा में कोई इश्यू हो गया तो वो यहाँ पे विघटित तो नहीं होता है राज्यसभा, लेकिन मान के चलो कोई ना कोई ऐसा इश्यू है जिसके कारण से ये क्या है, ये भी निरस्त हो गया, लोकसभा में कुछ इश्यू चल रहा है इसके कारण से। इस कंडीशन में भी फिर तो रूल नहीं बन पाएगा। कंडीशन क्या है कानून बनने का, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद से फिर आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों से मिल करके तभी कानून बनेगा, है ना। कोई भी विधेयक तभी पास होगा, इनके बिना नहीं हो पाएगा। तो इतनी सारे जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के कारण से अगर हम लोग इमरजेंसी में, क्या इतने सारे कंडीशंस को हम लोग फॉलो कर पाएंगे, क्या फॉलो कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि जो अध्यादेश है, ये भी एक इस तरीके का एक अध्यादेश, मतलब एक ऐसा भी कानून लाया जाए जो कि इमरजेंसी में तुरंत उससे पूरा कानून के जैसा वो अपना प्रभाव लागू कर दे, ठीक है। तो इसलिए अगर इमरजेंसी में इस तरीके का चीज बनाया गया जिसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं, कि जब भी कानून वहां पे उस क्षेत्र में कानून नहीं बना है और वहां पे बहुत अर्जेंट जरूरी है कि एक वहां कानून बना दिया जाए, तो उस कानून को बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। और ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। संविधान में संविधान वालों ने 123 यहाँ पे एंटर किया और इसमें लिख दिया कि जो है राष्ट्रपति जो है इससे संबंधित कानून बनाएंगे। अब ये जो है इसको कैसे याद रखेंगे, तो जैसे ही इमरजेंसी आएगी राष्ट्रपति बोलेंगे 1 2 3 और एक बार ऐसे छड़ी घुमाएंगे, तुरंत कानून बन जाएगा। लोग तुरंत वहां पे जितनी लोक व्यवस्थाएं हैं सारी चीजें मैनेजमेंट लगना शुरू हो जाएंगी, कानून बन गया, मतलब 1 सेकंड में ऐसा। तो उस हिसाब से याद रख लेंगे ना, 1 2 3 बोलते ही कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये भी एक अधिकार उनको दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं केवल 1 2 3 के गिनती पे, है ना। तो याद रहेगा ऐसे। चलिए ठीक है, तो ये आपका अध्यादेश समझ में आ गया। अब कंडीशन ये है कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं, मतलब पूरे देश भर में, तो राज्य कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ। राज्य के हम लोग राज्य को और सेंटर को दोनों कंबाइन करके चलेंगे हर तरफ से। हम लोग भी, मैं आपको बोला ना, हर तरीके से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जब आप कभी भी आप आगे चल करके पढ़िए संविधान अपना, लक्ष्मीकांत पढ़िए, है ना, हर जगह पे आपको फिर मजा आएगा इस तरीके से पढ़ने में, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें जो हैं वो लोग क्या इस तरीके से राज्य के अंतर्गत जो है हम लोग राज्यपाल जो देखते हैं, तो राज्यपाल भी क्या ये लेके आ सकते हैं क्या अध्यादेश, वो भी यहाँ पे वो कर सकते हैं क्या, उनको शक्ति प्राप्त है क्या। तो बिल्कुल उनको भी शक्ति यहाँ पे प्राप्त है, उनको शक्ति प्राप्त है यहाँ पे 213 के थ्रू, ठीक है। इसी नंबर को खाली बढ़ा देना है आगे, ठीक है। 213 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है कि राज्य में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य के अंतर्गत, ठीक है। इनकी जो अध्यादेश होगी वो राज्य के अंतर्गत सीमित रहेंगी, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है तो जिस जगह तक किया गया है उस जगह तक होगा। भारत में, पूरे भारत में करना है तो पूरे भारत में वो लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें की गई हैं, राष्ट्रपति को यहाँ पे अनुच्छेद 123 और यहाँ पे राज्यपाल को 213। क्लियर हो गया अध्यादेश क्या है।
और राज्य को भी देख ली इसमें कि राज्यों के पास भी अधिकार है। देखिए कंपेयर करके आजकल प्रश्न बन रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ मतलब दिमाग में शौक नहीं लगा था इतना ज्यादा बताने का, लेकिन प्रश्न ही उस तरीके से बन रहे हैं। और खास करके पॉलिटी में आप हर एक डायमेंशन से अगर नहीं सोचेंगे तो आप अभी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं आपको बताया अध्यादेश, ठीक है, अब ये होगा कि हम लोग देखेंगे कि अध्यादेश जारी करने का कोई तो कंडीशन होगा ना, जैसे मैं आपको बताया अभी कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं अब क्योंकि समय ज्यादा हो गया। बेसिक चीज एक बार बैठ गया माइंड में, अब फटाफट आप भी समझेंगे। तो देखिए क्या सबसे पहले क्या होगा, संसद का दोनों सत्र जो है वो नहीं चल रहा होगा, ऐसी कंडीशन में हम लोग अध्यादेश लेकर के आएंगे। एकदम अच्छे से फोकस से समझिए सब बातों को, छोटा छोटा बात है, ठीक है। तो जो दोनों संसद है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो अगर नहीं चल रहा है, तब हम लोग पहले कंडीशन में अध्यादेश लेकर के आएंगे। अध्यादेश कौन लाएंगे, राष्ट्रपति लाएंगे। किसके कहने पर, मंत्रिमंडल के कहने पर, ठीक है। प्रधानमंत्री का यहाँ पर प्रभाव रहता है, ठीक है। दूसरा, लोकसभा सत्रावसान हो गया हो लेकिन राज्यसभा चल रहा हो, लोकसभा का समय सीमा समाप्त हो गया है लेकिन यहाँ पे क्या इमरजेंसी आ गया, तो दूसरे कंडीशन में यहाँ पे जो है अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा कंडीशन, लोकसभा तो चल रहा है, राज्यसभा का सत्रावसान हो गया होगा, ठीक है। राज्यसभा का सत्रावसान होने का मतलब है कि वहां पे उस तरीके से विघटन होना, ठीक है। बहुत सारे इसमें भी कंडीशंस होते हैं ना अलग अलग तरीके से, तो हो सकता है वहां पे वो प्रॉब्लम हो, लोकसभा जिस तरीके से भंग होता है वैसा नहीं होता इसमें। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, इमरजेंसी अगर पड़ा तो जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे उनको शक्ति है कि एक यहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है, राज्य सरकारें किस तरीके से यहाँ पे कर सकती हैं, राज्य सरकारों के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं उनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। मतलब राज्य सरकार जो है यहाँ पे उपराज्यपाल जो है उनके पास भी यहाँ पे सेम शक्ति है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हर जगह पर दो जैसे यहाँ पे दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वैसे राज्यों के अंतर्गत हर जगह पे नहीं होता है। जहाँ पे नहीं होगा वहां पे ये जो रूल है दोनों का वो लागू नहीं होगा, जैसे ये, लेकिन एक चल रहा हो एक बंद हो, एक चल रहा हो एक बंद हो, एक नहीं चल रहा है तो एक चल रहा है, ऐसा कुछ वो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वो एक सदन है तो बस उसमें पारित होगा और वो चलेगा, अगर विघटित हो गया तो यहाँ पे अध्यादेश आ सकता है, ठीक है। सेम ऐसी सोचना है उसके बारे में। एक चीज और इससे समझ में आता है हम लोग को, ठीक है, कि अध्यादेश उस समय भी जारी कर सकते हैं हम लोग जब सदन का केवल एक यहाँ पे केवल एक सदन का मतलब एक केवल चल रहा होगा एक सदन में, है ना। मतलब जैसे या तो राज्यसभा चल रहा होगा चालू होगा, या फिर केवल लोकसभा चल रहा होगा। तो क्या हम लोग उस समय जो है यहाँ पे अध्यादेश ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक सदन चलेगा तो क्या उस समय हम लोग कानून बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे। ये सब कंडीशन है ना, आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे दूर कर लीजिए अभी अच्छे समझ करके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि अगर लोकसभा जो है वो चल रहा है, राज्यसभा जो है वो बंद है, ठीक है, तो इसमें अध्यादेश बनेगा, अध्यादेश ला सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अध्यादेश ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। जब तक कानून का ये पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सदन चल रहे हैं तभी वो उस कंडीशन में लेकर के नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे अध्यादेश का मतलब मैं बताया ना, अध्यादेश ऐसी स्थिति में आती है जब सदन नहीं चल रहे हो, दोनों नहीं चल रहे हो, या एक चल रहा हो एक नहीं चल रहा हो, ऐसा कोई भी कंडीशन है जिसमें रूल नहीं बन सकता, उस समय अध्यादेश आता है, और इमरजेंसी की स्थिति में, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बातें समझ गए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और भी कंडीशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए अध्यादेश के अंतर्गत ये सब कंडीशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या हर एक चीजों पे अध्यादेश ला सकते हैं क्या, ये भी एक प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो राष्ट्रपति जो है वो हर एक चीजों पे अध्यादेश नहीं लेकर के आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, उनको हर एक चीजों पे शक्ति नहीं। मैं आपको उस समय बताया था ना कि जो संशोधन है उस संशोधन को करने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश के थ्रू उसको नहीं कर सकते संशोधन, यानी कि अध्यादेश लेकर के आए और किसी भी नियम में संशोधन हो गया तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये संशोधन को आप संशोधन के लिए यहाँ पे जो अध्यादेश है वो नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, जो जो ऐसे कानून हैं जिनमें आप अध्यादेश के थ्रू, जैसे वो जो कानून है वो उसमें आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जैसे संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत आप अध्यादेश के द्वारा उसमें कानून आप बना करके उसको चेंज नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो इस तरीके का जो चीजें हैं उसमें जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ठीक है।
दूसरे यहाँ पे कंडीशन में कि जो अध्यादेश है, क्या अध्यादेश को आप यहाँ पे जो हमारे अध्यादेश के थ्रू जैसे कानून हम लोग बनाते हैं, तो उस कानून में क्या होता है कि हमारे जो अधिकार हैं, कानून जब हम लोग बनाते हैं तो आप कानून बनाने में अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो अधिकार है ना, उस अधिकार को हमेशा ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत भी है कि अगर कोई कानून हमारा जो अधिकार है, मूल अधिकार जो है, अगर उसको किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन करेगी, ठीक है, तो उस हद तक हम लोग उसको काट देंगे, उस हद तक वो जो कानून है वो निरस्त हो जाएगी। उसका अपना सीमा है। किसी भी नागरिक, देश के नागरिक का जो है अधिकार जो है वो हनन नहीं होना चाहिए किसी कानून के थ्रू। ठीक है, सेम इसी प्रभाव से जो हम लोग जो अध्यादेश बनाएंगे, उस अध्यादेश में भी सेम इसी तरीके से कानून लागू होगा। उसमें भी अध्यादेश जो है बना हुआ है, वो हमारे अगर अधिकार का उल्लंघन करती है तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी उस स्थान तक वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस अगर हम लोग को पता चला कि ये जो अध्यादेश है वो हमारे जो अभिधान, हमारा जो मतलब अधिकार जो है उसको छीन रही है या उसको उल्लंघन कर रही है, तो हम लोग उस अध्यादेश को लेकर के चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। चुनौती मतलब न्यायालय में चुनौती देने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, सारी चीजों को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अध्यादेश तो आ गया, अब ये रहेगा कब तक, है ना, ये कब तक रहेगा, कब समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, हर चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आ तो गया, अब उसको भेजना भी पड़ेगा ना। तो देखिए क्या होता है कि ये जो अध्यादेश है ये किस काम के लिए आया है। सबसे पहले तो हम लोग यही सोचेंगे तो हम लोग क्लियर होगा, ये आया आपातकाल की स्थिति के लिए, है ना। आपातकाल की स्थिति के लिए, जब सत्र वगैरह नहीं चल रहा था, कानून नहीं बन पा रहा था, कानून बनाने की स्थिति में नहीं थे, इस स्थिति में जो है अध्यादेश लेकर के आया गया। तो अब जब कानून जो नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, अगर हमारे देश की स्थिति अगर कहीं पे भी कोई भी आपात स्थिति हो, जब नॉर्मल हो जाएगी तो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी वो कानून को समाप्त करना जरूरी है। प्लस कुछ समय बाद तो जरूर सदन जो है वो खुलेगा ना, तो उस समय भी जब खुल जाएगा तो हम लोग उसको प्रॉपर कानून भी तो बना सकते हैं, तो इसलिए भी ये निरस्त हो जाएगा, इसलिए भी ये समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि जो गैप है, हमारे जो सत्र जो चालू होते हैं उसमें जो गैप है उसी हिसाब से रखा गया है कि जो अध्यादेश है वो जब जिस दिन से वो लागू हुआ अध्यादेश, उससे लेकर के 6 महीने तक का उसका एक वैलिडिटी होता है। ठीक है, 6 महीने तक वो जो है अध्यादेश जो है वो लगातार जारी रहेगा। 6 महीने के अंदर में जो है यहाँ पे जो सत्र है वो चालू करना है। चालू करने के बाद से तुरंत इस अध्यादेश के ऊपर कानून बनाना है। अगर आपको लगता है कि कानून बनाना जरूरी है अभी देश में, तो आप बनाइए, नहीं तो वो निरस्त करना है उसको। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जब 6 महीना हुआ, ठीक है, तो 6 महीने के बाद से जब जैसे जिस दिन भी यहाँ से, जैसे 6 महीना का मतलब 6 महीना ही नहीं चलेगा वो, है ना। जैसे आज के डेट में जो है एक अध्यादेश अभी लाया गया, 2 दिन बाद जो है सत्र चालू हो गया, तो 2 दिन बाद यहाँ से फिर काउंटिंग क्या होगा, यहाँ से काउंटिंग होगा 6 सप्ताह का। यानी कि जैसे ही सत्र चालू हुआ, सदन का, संसद का सत्र चलता है ना। अभी मानसून जो सत्र चलेगा अभी, है ना, तो उसी तरीके से सत्र चल रहा है। अब यहाँ पे जो सत्र है वो चालू हो गया, तो उस दिन से लेकर के 6 सप्ताह तक के अंदर में उस कानून पे कोई ना कोई, वो जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश पे कोई ना कोई सरकार को निर्णय लेना है, या तो उसके लिए कानून बनाए या तो उसको स्थगित करे। अगर 6 सप्ताह जो हो गया, अगर 6 सप्ताह तक जो है यहाँ पे जो सरकार है वो इस पे कोई विचार नहीं कर रही है, बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ उसके लिए कानून वगैरह कोई विधेयक पेश नहीं किया जा रहा है, तो ये जो 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 अध्यादेश है उसका क्या स्थिति होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अपने आप समाप्त हो जाएगा अध्यादेश। क्लियर है, यानी कि अगर सदन जो है वो, संसद जो है वो चालू हो गया, सारी चीजें चालू हो गई, सत्र चल रही है, तो उस दिन से लेकर के 6 सप्ताह तक जो है अध्यादेश अपना इंतजार करेगा कि जल्दी से मेरे को कानून बना दो। अगर नहीं बनाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर निरस्त नहीं होगा तो इसको वापस लेने का क्या कंडीशन है। जैसे कि सत्र भी, अभी भी सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो आपात स्थिति है वो स्थिति अब बेहतर हो गई है, फिर इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस कानून को निरस्त करने के लिए और क्या यहाँ पे तरीके हैं, तो यहाँ पे तरीका है राष्ट्रपति के पास फिर से शक्ति, जैसे राष्ट्रपति यहाँ पे लेके आए सेम वैसे यहाँ पे उसको वापस कर देंगे, अध्यादेश को खुद समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे, वो इंटरनल बात जो मैं आपको बताया था, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उनके सारी चीजों के, उन्हीं के बातों पे हर काम करते हैं।
ठीक है, ठीक है, इतने सारे क्लियर हो गए कंडीशंस। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश को वापस किसी भी समय वापस ले सकते हैं, है ना, लेकिन मन से ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कौन करेंगे? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल है उनके सलाह पर वो करेंगे। एक एक चीजें बहुत आराम से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ठीक है, एक बार जरूर अगर अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो जरूर देखो। आप लोग तो, मैं आप लोग के लिए इस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, बताए। तो लाइक देने में कम से कम कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लगे अंदर में कि हाँ मैं मेहनत किया हूँ, तो उसका मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंत्रिमंडल जो है वो बताएगी राष्ट्रपति को कि आप क्या कीजिए, आप हो गया काम, निरस्त कर दीजिए। ठीक है, तो निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, सारी चीजें। अब यहाँ पे जो है, हाँ, अब हम लोग राज्यों के कंडीशन में भी देखना था ना। तो राज्यों के कंडीशन में अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि जो सत्र चलेगा तो उस समय क्या कंडीशन होंगी, सेम कंडीशन होंगी। ठीक है, बस बात इतनी है कि वहां पे अगर विधानमंडल है और विधान परिषद है तो फिर यहाँ पे सेम जैसा कंडीशन है वैसे ही लागू होगा। अगर वहाँ पे किसी बहुत सारे राज्य में जो विधान परिषद नहीं है तो जितने भी डबल जो वहाँ पे काम है वो नहीं होंगे, केवल इससे काम हो जाएगा। अगर विधानमंडल में सेम वैसे ही है कि अगर वो जो विधेयक है यहाँ पे, मतलब जो अध्यादेश है उसको पारित करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं लेकिन काम विचार नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही हो जाएगा, वो स्थगित हो जाएगा। कुछ कुछ कंडीशंस लेकिन अलग है यहाँ पे राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर करके चल रहे हैं कि अध्यादेश में जो राज्यपाल जो है, जो राज्यपाल है वो राज्यपाल के पास कितनी शक्ति है और राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है ना। राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है, हम लोग तो ये दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है राष्ट्रपति से और राज्यपाल के। तो देखिए डिफरेंस कैसे, आप खुद नेचुरल तरीके से आप एक बार सोच करके देखिए। हम लोग नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, मतलब फिर भी हम लोग एक बार तरीके से आप सोचेंगे इस तरीके से। मैं चाह रहा हूँ ये भी डेवलप करना कि आप जब इस तरीके से पढ़ें पॉलिटी तो आप किस कैसे सोच सकते हैं। संविधान के निर्माता यहाँ पे ये भी जरूर सोचे होंगे कि जैसे राज्यों में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के बराबर है, वैसे ही पूरे सेंटर में जो राष्ट्रपति है ना, तो पूरे सेंटर को संभाल रहे हैं। लेकिन राज्य के एक एक राज्य, इतने सारे राज्य अलग अलग बटे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है राज्यपाल को भी उतना शक्ति तो देना ही चाहिए, लेकिन राज्यपाल को इतना भी शक्ति नहीं देना चाहिए कि जो राज्य का मैनेजमेंट है वो क्या है, कंट्रोल से बाहर चला जाए, है ना। देश के मतलब पूरे देश को एक संगठित करने के लिए एक यहाँ पे तो मेन जो मैनेजर होना चाहिए ना, तो वो मैनेजर राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति से थोड़ा बहुत तो भिन्न होना चाहिए यहाँ पे काम। कैसे भिन्न होना चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल आप ही कुछ सोच करके देखिए कि मान के चलिए कि जो यहाँ पे जो राज्यपाल है, यहाँ पे जो राज्यपाल है, अभी राज्यपाल का हम लोग मामला पढ़ रहे हैं ना, ये सब कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। यहाँ का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल किसी ऐसे कानून के, मतलब किसी ऐसे कानून पे, है ना, मतलब कोई भी ऐसा मामला हो जिसपे वो अध्यादेश जारी कर रहा है। ठीक है, अगर ये अध्यादेश जो है वो ऐसा अध्यादेश है जो कि नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है, उसका केवल राज्य तक वो सीमित नहीं रहेगा, उसका प्रभाव नेशनल लेवल पे पड़ेगा, या तो संविधान के ऊपर पड़ेगा, या तो सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा, या तो संविधान के मूल ढांचे पर पड़ेगा, या तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो सकता है, ऐसे कंडीशन में ये होगा कि राज्यपाल जाएंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से पूछेंगे साहब ये तो है, ये जो कानून जो हमारे को अध्यादेश लाने के लिए जो सीएम बोल रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं जो है राज्य से बाहर चला जा रहा है, उसका जो नियम है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जो है मतलब ऐसी जो कानून है जिसपे अध्यादेश इस तरीके से नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो ऐसी चीजें को के लिए फिर वो राष्ट्रपति से पूछने जाएंगे राज्यपाल। एक कंडीशन है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग को पता है कि जो राज्यपाल होते हैं, सेम ऐसी होती है ना राज्यों में भी, है ना, वहां भी सदन है, वो लोग सब पारित होते हैं, फिर राज्यपाल के पास जाता है। अभी मैं इससे पहले पढ़ाया था जो शायद केरला की जो सरकार है वो क्या कर रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि वहां के राज्यपाल क्या करते हैं, जब विधेयक उनके पास लेकर के जाते हैं तो जो वहां के राज्यपाल है वो जेब में रख लेते हैं उसको, फिर पढ़ते ही नहीं है, वो उसको नहीं पास करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, दूसरा कंडीशन, कि जब पूरा असेंबली हर चीजों से पास करके गया राज्यपाल के पास ये विधेयक, तो इस विधेयक को कोई कोई ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राज्यपाल को राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ता है। ठीक है, पहले उनसे सलाह लेना पड़ता है, उनका भी यहाँ पे एक निर्णय जरूरी है। तो अगर ऐसा कोई कानून है जिसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति से पूछ करके ही उसको करना है, तो उस कानून पे अगर अध्यादेश भी बनेगा ना, तो पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति से जाकर के पूछेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का अगर कानून पे भी अगर अध्यादेश लाने के लिए बोला जाएगा तो वो पहले जाएंगे राष्ट्रपति से पूछने, चाहे कोई भी राज्य हो, राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे राष्ट्रपति
और राज्यपाल में ये डिफरेंस है। जो दोनों में जो अध्यादेश लेकर के आएंगे उन दोनों में थोड़ा सा ये इस तरीके का अलग अलग थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, केंद्र में राष्ट्रपति की है, मतलब वही राज्य में भी वही राज्यपाल की है, मतलब ये कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ है ना। ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा मैं इधर ही हर चीजों को आपको क्लियर समझा दिया था, क्योंकि देखिए इसको मैं खुद बहुत मेहनत करके समझ करके मैं कोशिश किया था। यहाँ पे मेरा पूरा उद्देश्य था कि आपको एक बार में बहुत अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि दोबारा कभी भूले ना उसको। ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश मैं अभी जो जो आपको बताया सेम वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, आप सबको देख लेंगे। बाकी तो मेरा जो उद्देश्य था कि मैं आपको अच्छे से उसको समझा पाऊँ, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर हर चीजें समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ये इसको भी जरूरत नहीं है। लास्ट में जरूरत बस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो अध्यादेश जो लाया जाएगा लाया जाएगा राष्ट्रपति लाए चाहे राज्यपाल जो लाए। ठीक है, तो राज्यपाल लाए चाहे राष्ट्रपति लाए, लेकिन क्या उसको हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं क्या? न्यायालय में उस अध्यादेश के खिलाफ हम लोग जा सकते हैं क्या कि नहीं, ये अध्यादेश जो लाए हैं इमरजेंसी में भले ही लाया गया है, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है। तो क्या मामला हुआ था, देखिए 38वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। ठीक है, उस समय ये व्यवस्था दी गई, ये बताई गई वहां पे, उस समय निर्णय लिया गया, यहाँ पे डाल दिया गया, मतलब संविधान संशोधन के थ्रू कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश अगर आएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मतलब उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। फिर दूसरा क्या हुआ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत बताया गया कि बिल्कुल क्यों नहीं जा सकते। और मैं एक चीज आपको एकदम एकदम यूनिक चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं जब इस चीज को सारी चीजों को जब समझ रहा था तो मैं ये हमेशा मैं पूरा पॉलिटी को उसी तरीके से ध्यान में रख करके पढ़ा हूँ, मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ, है ना। तो उस समय एक चीज है बहुत बहुत मतलब यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं मेरे वीडियो में, अगर समझ रहे हैं इंटरेस्ट लेकर के, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि आप ये समझे कि नहीं समझे। मतलब केवल इतना लिख दीजिएगा कि संविधान का मूल ढांचा, मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो एक चीज बस अपने माइंड में रखिएगा, किसी भी चीज में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि संविधान के हर चीज में आप पढ़ें बार बार इसको, कि संविधान में हर चीज को यहाँ संशोधन कर सकते हैं, उसको हर चीज कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है ना, उस मूल ढांचा को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका जो व्यवहार है वो नहीं बदलना चाहिए। अब ये हर जगह पर काम आएगा। जैसे कि अभी आपको अध्यादेश से संबंधित प्रश्न आया, उसमें आया कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको पता नहीं है कि चुनौती दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अगर आपको ये पता रहेगा ना कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, तो आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत यहाँ पे लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, मूल अधिकार, है ना, और जो संविधान का जो मूल ढांचा है गणतंत्रात्मक या क्या पंथ निरपेक्ष, ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे दी हुई हैं, आप कभी देखिएगा मूल ढांचे के अंतर्गत। बस आप उसमें इतना ही सोचना है कि अगर ये जो अध्यादेश है, कहीं ये इस चीज को रोक तो नहीं रहा, कहीं इसको प्रॉब्लम तो नहीं पहुंचा रहा। अगर इसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, मतलब ये संविधान के दायरे में आएगा, चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है, न्यायालय के अंतर्गत ये आएगा। हर एक चीज में मैं इसको बहुत अच्छे से पूरा डीप समझाऊं, क्योंकि पता है देखिए ये जो मामला है ना, जब आप संविधान संशोधन और न्यायालय के मामले में आप पढ़ेंगे, जब उसके पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो कभी आएगा कि कोई दूसरा कोई केस हुआ, उसमें पता चला कि नहीं अलाउ कर सकते हैं, फिर किसी में आया कि नहीं अलाउ कर सकते, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। ऐसे पढ़ते 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 मैं गया बहुत आखिरी तक, मेरे को लास्ट में ये चीज समझ में आया कि मूल ढांचा के बाद से कार्यक्रम थोड़ा बदला है। नहीं तो कभी कोई और जाए कोर्ट में तो वहां फैसला चेंज हो जाए, फिर कभी कोई और जाए तो वहां चेंज हो जाए। लेकिन लास्ट में एक ही चीज समझ में आया मेरे को बहुत अच्छे से खोजने समझने के बाद से, कि संविधान का जो मूल ढांचा है, वो मूल ढांचा आखिरी यहाँ पे उस पर फोकस रखा गया। ठीक है, कि संविधान के अंतर्गत कुछ कुछ चीजें जो है वो मूल ढांचा है, बस उस वो अब चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी आप जितना चेंज करना है कर लो, तो बस उतना ही को आपको फोकस रखना है। ठीक है, इसके यहाँ तक आप समझ गए ना मूल ढांचा को, तो फिर आप संविधान में हर एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से अध्यादेश है, अध्यादेश जो है वो मूल ढांचे को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाए, संविधान के में जो अधिकार दिए गए हैं अधिकार के अंतर्गत वो भी मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, उसको हानि पहुंचाए तो बिल्कुल जो है इसकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। जो दिल्ली का जो मामला था, लगता है बहुत ज्यादा हम लोग डीपली समझ गए हैं इसको।
चलिए हो गया ये सारी चीज़ें। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए क्यों ना ये, क्योंकि ना मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत कोशिश की आपको समझाने की। जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आए हुए हैं और मैं पूरा मतलब बहुत ज़्यादा 90% उम्मीद है कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आना ही आना, ये सब इधर से प्रश्न आता ही है, मेंस में भी जरूर प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और हर बार तो पूछते हैं, लेकिन अभी नहीं डाटा है अपने पास कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कश्मकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। 2018 में ऐसा इस तरीके का प्रश्न बना हुआ था, तो अभी जैसा माहौल चल रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ, उस हिसाब से प्रश्न बनेगा, आप अरेंज करके उस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे उसको। दूसरा देखिए, हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और परिसंघवाद किस सीमा तक इन सुविधाओं का हल निकालने लगा लगा इस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2015 में पूछा गया था। तो अभी का जो वर्तमान घटना है ना, वर्तमान घटना को जितने डायमेंशन से मैं समझा सकता था आपको बताया, बेसिक चीजों को अच्छे से क्लियर किया, उसी हिसाब से आप अपना सोच करके आप लिखेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ से ज्यादातर क्या कंडीशन है पता है कि मतलब ये अगर आप पूरे को पढ़ने के बाद से आपको भी यही समझ में आया होगा कि जिस तरीके से अभी ये कानूनी दाव पे जो चल रहा है राज्य सरकार और इनके बीच में, 2 चीजें सबसे मेन चीज निकल के आ रही है। पहला कि मतलब क्या यहाँ पे जो संसद है, ठीक है, संसद का क्या अस्तित्व बच गया है। कहने का मतलब है कि जब आप इस तरीके की इमरजेंसी, कुछ भी इमरजेंसी बता करके तुरंत आप यहाँ पे अध्यादेश लेकर के आ जा रहे हैं, जबकि इसी चीज को आपको कानून बनाने के लिए संसद यहाँ पे है ना। फिर उस हिसाब से उसको उस समय बनाना चाहिए, उस समय करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मतलब ऐसा हो जा रहा है कि आप मतलब जो ये अध्यादेश है उसी को बना करके रूल कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से खानी। दूसरा चीज सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट जब खुद एक निर्णय यहाँ पे बता दी है, तो उस निर्णय को डिफेंड करने के लिए अध्यादेश लेकर के आ गए। तो फिर ये व्यवस्था किस ओर लेकर के जा रही है हमारे संविधान को, या फिर हमारे जो यहाँ पे एक प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन कह सकते हैं, राज्य के प्रशासन कह सकते हैं, तो ये मतलब क्या यहाँ पे पता चल रहा है हम लोग को इससे, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक फैसला दे दी है उसी चीज के लिए, फिर उसको डिफेंड मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिफेंड यहाँ पे किया जा रहा है कि नहीं हमको जो करना है वो करेंगे, आप चाहे कुछ भी निर्णय दे दो, ऐसा चल रहा है। तो फिर यहाँ पे यही सबसे मेन प्रश्न बनने की संभावना है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उन पे भी अगर उसकी अगर व्यवहारिकता यहाँ से तो कहीं ना कहीं कमी पड़ी है ना, कहीं ना कहीं खत्म हो गई ना यहाँ से, तो इस पे विचार करने के लिए ज्यादातर प्रश्न बनेगा। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिए इसको कैसे तैयारी करेंगे। मैं जो मूल बातें तो जो थी यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा उसको भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय लग गया उसी में। देखिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी 17 जुलाई को ना, मैं आपको इससे पहले डिस्कस किया था ना कि इसमें क्या है कि भारत को बुलाया जा रहा है कि आप जाकर के तुर्की और यूक्रेन और रूस से जाकर के बात करो, ठीक है। यूक्रेन और रूस से जाकर के बात करो कि जो ये ब्लैक सी ग्रेन पहल है यानी कि इनिशिएटिव है, इसको फिर से चालू करें। ये है क्या, देखिए न्यूज में बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं पहले नहीं पढ़ाया हूँ, मैं फिर से उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो है ये जो ब्लैक ग्रीन इनिशिएटिव जो है ये है ब्लैक सागर, ठीक है। ब्लैक सागर के कारण से ब्लैक सागर जो है ये इसी कारण से ये नाम पड़ा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, देखिए ये है यूक्रेन और ये है रसिया, ठीक है। रसिया के द्वारा जो यहाँ पे द्वीप है, ये पूरा द्वीप इसी के अंतर्गत है, और यहाँ पे जो है ब्लैक सी का जो प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ है, रसिया और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध चल रहे हैं, है ना, लगातार संघर्ष चल रहे हैं। तो उसी संघर्ष के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन यहाँ से अपना जो सामान है, बहुत सारे सामान है, खाद्य पदार्थ हैं, वो सारी चीजें यहाँ से पहुंचाता है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ से आगे चल करके पूरा इसका जो सामान है पूरे वर्ल्ड में फैलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो रूस है ना, रूस इस पे लगातार गोलाबारी टाइप से, मतलब एक तरीके से क्या होगा कि इसके जितने खाद्य पदार्थ है यानी कि एक्सपोर्ट है उसको ये यहाँ कहीं ना कहीं उस पर ये हमला कर सकता है, ठीक है। तो इसके कारण से जो है पिछले साल इसके लिए एक ये पहल किया गया था, कहीं ना कहीं एक दूसरे में गठबंधन कराया गया था तुर्की के द्वारा। तुर्की सामने आया और रूस और यूक्रेन को बीच में हाथ मिलाने के लिए बोला कि भाई देख लो, खाने पीने का सामान है,
देश भर के लोगों को यहाँ पे परेशानी, मतलब बाहरी जितने देश है ना, वर्ल्ड लेवल पे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग वर्ल्ड लेवल पे इसको ना बढ़ाओ, अपने आप में लड़ते रहो, लेकिन कम से कम अगर यहाँ पे जो बिजनेस इसका बना हुआ है, लोग कई देशों में इसका जो है यहाँ पे जो यहाँ से माल जो है वो जाता है, प्राइस वहाँ का लगातार बढ़ रहा है, लोग वहाँ परेशान हैं। तो आप ऐसे मत करो, आप लोग अपना लड़ते रहो, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसको छोड़ दो। तो रूस बोला ठीक है चलो मान जाता हूँ, लेकिन मामला जो है अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये जो 17 तारीख है ना, 17 जुलाई, इसी 17 जुलाई को फिर से इसका लास्ट डेट था ये पहल का। 1 साल के लिए लोग अपन समझौता किए थे, अब 1 साल हो गया। अब इस बार क्या हुआ कि फिर से यही बात चला कि अरे यार और थोड़ा सा बढ़ा दो आगे, लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा है। ठीक है, समझना पड़ेगा, समझने के लिए इस तरीके से बात करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यूक्रेन और रूस जो है ये लोग एक दूसरे में हमारे को बुला रहे थे। ठीक है, अब हम लोग तो ऐसे ही बात करेंगे ना, इंडिया वाले जुगाड़ वाला व्यवस्था जो है वैसे ही चलता है। तो हम लोग आकर के यहाँ पे समझाने के लिए जो रूस है हम लोग को फोर्स कर रहा था। ठीक है, तो अभी ये कहानी समझ में आया, यहाँ से सुनने को मिला है कि जो रूस है अब बोल रहा है कि अब मैं नहीं मानूंगा, एक बार तो मैं मान गया अब नहीं मानूंगा बोल रहा है ना। तो अब यहाँ पे फिर से इसीलिए न्यूज में आ गया है, देखते हैं आगे क्या कंडीशन होता है। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये अभी रशिया को ऐसा लग रहा है, पूरे अगर विदेश पूरे वर्ल्ड में अगर इसके कारण से संकट आ सकता है तो फिर रशिया को प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। देखिए कैसे हो सकता है ये, जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन किस तरीके से यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए जो यूक्रेन है वो विश्व स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निर्यातक में से एक है। ठीक है, तो कई जगह, कितने देश में, वर्ल्ड में कई जगह पे इसका जो ये सारी चीजें जितने भी ये वस्तुएं हैं लगातार उस वहां पे वो जा रहा होगा, उसका एक बना हुआ है कि हाँ इस देश में इतना, मतलब उस देश का एक जो व्यवस्था है, जो मार्केट है वो यहाँ पे कब्जे में है यूक्रेन के, समझ लो एक तरीके से। जैसे अभी थोड़ा सा गड़बड़ाया तो क्या हुआ, जहां जहां जिस देश में जा रहा था वहां रुकना बंद हो गया इसका सामान, अब वहां पे प्राइस बढ़ने लगे तो वहां के लोग परेशान हो गए ना। तो ये इस तरीके से महत्व रखता है यूक्रेन, छोटा सा है लेकिन ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, काला सागर में गहरे समुद्र तक पहुंच इसे मध्य और पूर्व उत्तरी अफ्रीका के बंदरगाह के साथ रूस और यूरोप से सीधे संपर्क रखने में सक्षम बनाती है। तो ठीक है, उसको पढ़ दिया था इसी, हम लोग यहाँ पे समझेंगे अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूक्रेन का ये 3 पोर्ट है ना, मैप के थ्रू समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 पोर्ट है, देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे यूज ने अब क्या क्या उच्चारण करते हैं वो नहीं पता, ओडिशा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोरोन मोर्क्स ऐसा कुछ है। तो ये तीनों यहाँ पे पोर्ट हैं यूक्रेन के, जहाँ से यहाँ पे माल जाती है और यहाँ से आगे चल करके ऐसे करके यहाँ पे इस्तांबुल आती है। ठीक है, इस्तांबुल के बाद से फिर यहाँ से पूरे वर्ल्ड में ये फैलती है। ठीक है, वर्ल्ड में हर जगह पे जहाँ जहाँ पे जरूरत है ये लोग का, कहीं गेहूं भेज दिए तो कहीं जो सूरजमुखी है ना, ये बहुत सारी चीजें है ना, तो उन सभी को जहाँ जहाँ जरूरत है फिर यहाँ से आगे बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से होते हुए फिर ये कहाँ जा रही है, भूमध्य रेखा में, सॉरी भूमध्य सागर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा नजर रखना है। और ब्लैक सी में इसलिए एक एक चीज पढ़ाया ब्लैक सी का, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है, आगे देखते हैं। देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये फिर से न्यूज में था कि अभी जो है यहाँ का मतलब फिर से एक यहाँ पे जो चीता है वो उसकी मृत्यु हो गई, तो इसके कारण से न्यूज में था। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, लगभग खत्म करना है अब हम लोग को। राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विंध्य पहाड़ियों के पास स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित 2018 में ही इसे सरकार ने ये जो इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया था। कूनो नदी जो है यहाँ पे एक क्या है ना, उसको बीच से कूनो नदी गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे इसको कूनो रखा गया नाम, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी याद रखिएगा इसके साथ। और यहाँ पे एक घास का मैदान तरीके का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है पारिस्थितिकी तंत्र कहीं ना कहीं जो चीता है यहाँ पे उनकी स्थिति के अनुसार है ना, इसलिए भी रखा गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे लगातार उनकी मृत्यु होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा न्यूज में है। और भी इससे संबंधित कोई जानकारी है तो मैं उसको ही बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग को इसको फिर से रिवाइज करना जरूरी था, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पार्क की स्थलाकृति में विशाल घास के मैदान, पहाड़ियां, पठार, घुमावदार नदियां शामिल हैं। यह मालवा पठार और बुंदेलखंड के ऊपरी इलाकों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप विधायी पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पतियों और जीवों की एकीकृत विविधता है। यहाँ पे सॉरी विस्तृत विविधता है, बहुत सारी इसमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं। देखिए सागौन, साज, तेंदु, सलाई, बांस, इसके क्षेत्र में ये सारी चीजें इस तरीके की वन क्षेत्र हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और मध्यम सर्दियां होती हैं। पार्क की वनस्पति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती हैं, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन और यहाँ पे खुले घास के मैदान शामिल है। ठीक है,
देखिए यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था, मैं बार बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि इस तरीके से प्रश्न बनता है कि देखिए कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है, तो कहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये कौन सा क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। देखिए हम लोग जो यहाँ पे जो चीता जो मंगाया जा रहा है, चीता के बारे में भी हम लोग डिफरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे अलग अलग। तो जो चीता मंगाया जा रहा है कहाँ से मंगाया जा रहा है, अफ्रीका से। अफ्रीका का क्षेत्र कैसा है, उष्ण कटिबंध टाइप का क्षेत्र है, थोड़ा गर्म इलाका टाइप का क्षेत्र है, तो उसी तरीके का क्लाइमेट हम लोग को यहाँ भी देना पड़ेगा। तो ये जो नेशनल पार्क है कहीं ना कहीं उसी के अनुसार है ना। तो सब तरीके से सोचना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है देखिए ये पूछा गया था कि अल्पाइन क्षेत्र, इसी मतलब कहीं ना कहीं ठंडी क्षेत्र जो है, बर्फीला टाइप का क्षेत्र कहाँ पे है इधर। तो आप देखेंगे कि ये सारे क्षेत्र जो है इधर पूर्व साइड में है, लेकिन एक जो है ये वैली ऑफ फ्लावर, ये जो है यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ पे ये मतलब उत्तराखंड के क्षेत्र में है। तो अब यहाँ पे होने का आंसर ये ठंडी वाला क्षेत्र है, तो यही आंसर होगा इसका। मैं कर चुका हूँ इसको, आप लोग सॉल्व देखिएगा, मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे अफ्रीका और जो चीता है ये अफ्रीका चीता और एशियाई चीता में अंतर, क्योंकि ये हमारे लिए अभी जरूरी है, इसलिए हम लोग को सारी चीजें इसमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में ये हजारों की संख्या में पाए जाते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो देखिए ये जो ट्रैकर है ना, इस तरीके ट्रैकर लगाए गए हमारे यहाँ पे, अब उसी से जानकारी मिलती है कि कहाँ कहाँ ये लोग घूम रहे हैं, है ना। तो देखिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं अंतर करके कि अफ्रीका चीता और एशियाई चीता में क्या अंतर होती है। तो देखिए जो अफ्रीकी चीता होता है ना, ये थोड़ा सा इनसे बड़ा होता है, एशियाई चीता से थोड़ा सा बड़ा होता है। इनकी त्वचा में थोड़ी भूरी सुनहरी होती है, जो एशियाई चीतों की तुलना में अधिक मोटी होती है। देखिए इनका चमड़ा और इनका दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको, है ना। अफ्रीकी चीतों की संख्या बहुत अधिक है, उन्हें आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कमजोर रूप से रखा गया, बहुत ज्यादा नहीं, उस तरीके से नॉर्मल तरीके से रखा गया है, ठीक है। उसी तरीके से एशियाई चीता को देखते हैं तो ईरान में ये पाया गया, 100 से भी कम बचे हैं ये लोग, बहुत मतलब ये लोग का स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। अफ्रीकी चीतों से ये थोड़ा सा छोटे होते हैं, इनका शरीर का ये जो देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से शारीरिक जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पतला सा स्किन है इनका, है ना। तो शरीर के नीचे और विशेष रूप से पेट में अधिक रोए और हल्के भूरे इस तरीके से जो दिख रहा है इस तरीके से होते हैं ये लोग। और एशियाई चीतों का जनसंख्या आधार बहुत छोटा है, ठीक है। इन्हें आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय रखा गया है ना। और देखिए इन दोनों को जो यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया। भले ये लोग कानून बनने से पहले विलुप्त हो गए थे हमारे देश से, लेकिन फिर भी ठीक है, उनको अनुसूची 2 में रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए सांस्कृतिक कलाकृतियां ये क्या है। अभी देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका गए हुए थे, तो वहां पे एक समझौता हुआ कि समझौते के थ्रू क्या होता है कि देखिए हम लोग बहुत पुराना जितना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि लगातार हमारे देश में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी, है ना, जो हमारे मतलब इतिहास को बताते हैं, इस तरीके की चीजें, है ना। मूर्तियां, अलग अलग मूर्तियां सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से कलाकृतियां किए गए, उस तरीके से मूर्तियां, अलग अलग चीजें थी। तो जो भी इस तरीके से पुरातत्व चीजें जो पाई, जो हम लोग मिला यहाँ से जो हम लोग को मिला, वो लोग कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से चोरी करके भी, चाहे और भी तरीके से जो है मतलब विदेशों में लेकर के चले गए। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूएसए में भी लेकर के चले गए, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा जो संस्कृति है वो तो हम दिखेगा ही ना। तो यही आगे चल करके लगातार ये सब ऐसा होता रहता है कि अभी जो है न्यूज में इसीलिए है क्योंकि 105 जो सांस्कृतिक कलाकृतियां जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लाई जाएंगी, तो इसके कारण से न्यूज में है। हम लोगों को जानना क्या है, थोड़ा सा बेसिक चीजों को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये लाए जाते हैं, इसमें क्या क्या है वो सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज में बस यही है कि इस तरह की बातें हैं कि अमेरिका से भारत में लाई जाएंगी, जो भारत की चीजें हैं वही, ठीक है। तो हम लोग को इससे बेसिक चीजें क्या पढ़ना है, देखिए हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले तो ये पुरातनता या प्राचीनता क्या है। पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देखिए 1972 का पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम जो 1 अप्रैल 1976 को लागू हुआ, प्राचीनता को किसी भी वस्तु या कला कार्य के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि 1976 में प्राचीनता या पुरातत्व जो है ये इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। आपको लग रहा है कि हम लोग ये मतलब क्या पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसी छोटा छोटा चीजें, इसका अर्थ क्या होगा, इस तरीके का जो बन जाता है हम लोग का प्रश्न जो बनता है ना, हम लोग लगता है ये कहाँ पढ़े थे या ये इसको अब कैसे पढ़े, इतने सारे छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग कहाँ पढ़ेंगे। मीनिंग नहीं है, जब हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग देखिए ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग की इसमें से सिक्के, मूर्तियां, पेंटिंग, शिलालेख अलग, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे जाते हैं, नैतिकता या राजनीति को दर्शाती है।
बीच में जो वर्ड है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फास्ट करके चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम लोग समझ में आ गया। वही बीच में छोटा छोटा वर्ड रहता है जो छूट गया रहता है, और फिर वहां से प्रश्न बनता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरीके से प्रश्न जब बनता है, अगर आप लोग को याद होगा तो एक प्रश्न बना था कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है, प्रश्न बना था प्रीलिम्स में, अगर आप लोग को याद होगा तो। ये चैत्य छोटा सा वर्ड है, विहार छोटा सा वर्ड है, तो आपको लगेगा कि ये बस ऐसे ही पढ़ के निकल गया ऐसे फ्लो में, बाद में प्रश्न बन गया वहां से, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है इसको समझना। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1976 का जो ये एक अधिनियम है, पूरा वेश, ठीक है, पूरा शेष और कला खजाना अधिनियम, इसी के थ्रू जो है इसको परिभाषित किया गया है कि किसी भी वस्तु या कला के कार्य के रूप में, मतलब परिभाषित करता है जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है, और इसमें सिक्के भी आएंगे, मूर्तियां भी आएंगी, पेंटिंग, शिलालेख, ठीक है, अलग लेख, अन्य जितने भी वस्तुएं हैं सब इसमें शामिल है, ठीक है। पिछले युग के विज्ञान, कला और साहित्य, धर्म, रीति रिवाज, नैतिक, राजनीतिक सबको दर्शाते हैं। कंडीशन में एक पॉइंट एकदम कंफर्म अलग से इसमें सब निकाल के रख लो कि क्या समझ में आया, कि कोई भी ऐसा पुरातत्व चीज हो वो 100 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। देखिए पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो कि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है, उसके लिए केवल 75 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 75 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो है वो पुरातनता या प्राचीनता को परिभाषित करते हैं। कुछ और बातें इसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंस में ये छोटे छोटे चीजें जो है वो हमारे को लिखने का एक डायरेक्शन प्रदान करते हैं। छोटा छोटा चीज हम लोगों को अगर ध्यान रहता है तो हम लोग बताते हैं उसको, उसमें पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारतीयों के द्वारा क्या क्या चीजें ऐसे है, मतलब हमारे सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें, ये जो पुरातत्व है इनके संरक्षण के लिए किस तरीके से किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, जरूरी है इसको जानना। तो ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए भारत में जो है संघ सूची, तो संघ सूची के अंतर्गत जो है 67 यहाँ पे आइटम्स जो है वो संघ सूची में रखे गए हैं, जो कि उनका दायित्व है कि उसका संरक्षण करेंगे। राज्य सूची में इसको 12 रखा गया है, 12 आइटम्स को रखे गए हैं, जबकि समवर्ती सूची में यहाँ पे 40 जो आइटम्स हैं उनको रखे गए हैं, जिनको यहाँ पे क्या करना है, उसका संरक्षण करना है। और देखिए आज़ादी से पहले यहाँ पे पूरा अवशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम अप्रैल 1947 में इसको पारित किया गया, और इसमें सुनिश्चित किया, इसलिए पारित किया गया और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंस के किसी भी पुरावशेष का निर्यात नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो अधिनियम है इसके थ्रू अगर किसी भी तरीके का जो पुरावशेष है उसको बिना लाइसेंस के उसके निर्यात को रोक लगाएगा, ये वाला जो अधिनियम है, ठीक है। उसके अलावा प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को विनाश और दुरुपयोग से बचाने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम लागू किया गया था। तो ये कुछ कुछ लागू यहाँ पे जो अधिनियम है लागू किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए हो गया ये। वैश्विक तरीके से क्या क्या चीजें इसमें की जाती हैं, तो देखिए यूनेस्को ने सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और रोकने के संसाधनों पर 1970 का कन्वेंशन तैयार किया। ये भी इन लोगों ने भी इस तरीके की चीजें की हैं वैश्विक लेवल पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी संघर्ष क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए 2015-16 में प्रस्ताव पारित किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फैक्ट के रूप में थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें क्या होती हैं कि अगर हमारे कलाकृतियों के संरक्षण से संबंधित कुछ भी ऐसा टॉपिक आता है तो हम लोग ये सब चीजों को लिखते हैं तो उसका वैल्यू अधिक बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सब चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 प्रश्न भी आए हुए हैं, आप आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय कला विरासत की रक्षा करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे रक्षा करने की बात की गई है, तो क्या आप इससे संबंधित रक्षा सरकार किस तरीके से रक्षा कर रही है, क्या नियम कानून लाई है, उसको लिखेंगे ना, तो उसको लिखने में आपको मेंस के लिए वही टॉपिक है, इसलिए मैं वहां रखा हूं उसको। दूसरा प्रश्न आया हुआ है, देखिए भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चर्चा यहाँ पे चर्चा कीजिए, ठीक है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है ये आप इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए क्लस्टर युद्ध सामग्री, ये केवल वर्ड है जिसके वर्ड को हम लोग को समझना है, मेन चीज है ये वर्ड। तो देखिए ये जो वर्ड है ना, ये क्लस्टर इस तरीके का, देखिए ये एक जो है ना बहुत बड़ा सा एक इसमें जितने भी यहाँ पे ना ये मतलब एक तरीके से जो गोला बारूद टाइप का नहीं रहता जिसको फेंकते हैं फिर वहां पूरा फट जाता है वो, है ना। जैसे कहीं भी फेंकते हैं वो जगह पे फिर आप देखे होंगे, जैसे मूवी वगैरह में देखे होंगे, है ना, हीरो जो है एक बम ऐसे फेंक देता है तो पूरा वहां के लोग बिखर जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे। तो ये एक तरीके का उस तरीके का मतलब एक
क्लस्टर युद्ध सामग्री है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बम एक साथ रखे जाते हैं और ऊपर जाकर के जैसे ना हवा में इसको गिराते हैं। मतलब किसी क्षेत्र को अगर पूरे तरीके से बर्बाद करना हो तो उस तरीके का इस चीज को ये जो है ये जो क्लस्टर बारूद जो है ये इसको यूज करते हैं। क्लस्टर युद्ध सामग्री इसको पूरा बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो दिख रहे हैं सब बम रखा हुआ है। इसको एक साथ गिराते हैं बहुत ऊपर, जिस जगह जिस क्षेत्र में गिराना है वहां पे। तो ये इस तरीके का जो वर्ड है ना, इसका मतलब यही। ठीक है, अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत गलत तरीका है अभी इस समय में, है ना, इस तरीके की बातें अगर की जा रही हैं। देखिए क्या है बात कि अमेरिका जो है यूक्रेन को विवादास्पद क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। तो देखिए जब जो अमेरिका जो है ये इस तरीके की काम कर रहा है, जब कितने सारी चीजें संगठन हर चीजें हैं, फिर भी वो यूक्रेन को भेजने के लिए इस तरीके से बातें कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा स्थिति आने लगा तो फिर वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी ऐसी फिर परेशानियां शुरू हो जाएंगी ना इन सभी को लेकर के। फिर हर कोई अपना अपना गोला बारूद निकालेगा फिर। तो अभी के समय में इतना मतलब इस स्थिति में तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये केवल सरकार की बात नहीं है, वहाँ की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वहाँ की जनता परेशान है ना। अगर ये होगा तो उस क्षेत्र में वहाँ जहाँ भी गिरेगा वहाँ के पूरे लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो इसलिए भी ये अभी के समय में सही नहीं है, इसलिए कई लोग इसका आलोचना भी कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि हम लोग इसके बारे में समझें। और देखिए वर्ल्ड लेवल पे चल रही इस तरह की घटनाओं का एक विश्लेषण तरीके से अगर कोई प्रश्न पूछा तो वहां पे कुछ कुछ पॉइंट हम लोग ऐड करें, बस इतना ही उद्देश्य है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए क्लस्टर युद्ध सामग्री पारंपरिक गोला बारूद है जो 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सब मिशन को फैलाने या छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें उन विस्फोटक सबमिशन शामिल किए गए, इन सबको शामिल किए हैं। अनिवार्य रूप से क्लस्टर युद्ध जो है युद्ध सामग्री गैर सटीक हथियार है जो कि एक बड़े से क्षेत्र में अंधाधुंध रूप से मनुष्यों को घायल करने या मारने के लिए और वाहनों और यहाँ पे रनवे, रेलवे, पावर ट्रांजिशन लाइनों जैसे बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्हें एक विमान से गिराया जा सकता है या फिर प्रक्षेप यंत्रों से, यानी कि प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं उनसे भी लॉन्च करके गिराया जा सकता है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं इसमें। ठीक है, तो इससे संबंधित कन्वेंशन भी है जिसको कहीं ना कहीं भाई इस तरीके की चीज अभी नहीं होना चाहिए ना, तो इसको रोकने के लिए अभी कन्वेंशन किया गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि मेंस राइटिंग में हम लोग इसमें एड ऑन कर सकें। ठीक है, तो देखिए क्लस्टर युद्ध सामग्री पर भी कन्वेंशन बना हुआ है। ये एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया कानूनी उपकरण है जो कि क्लस्टर युद्ध सामग्री के सभी उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, भंडारण पर रोक लगाता है। यह बचे हुए लोगों और उनके समुदायों को पर्याप्त सहायता, दूषित क्षेत्रों की सफाई, जोखिम में कमी की यहाँ पे शिक्षा और भंडारण के विनाश को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और सहायता के रूप में रूपरेखा स्थापित करता है। इसे 2008 में डबलिन आयरलैंड में अपनाया गया था। ओस्लो नॉर्वे में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। ये ओस्लो है ना, ओस्लो के नॉर्वे में, सॉरी नॉर्वे के ओस्लो में। इस सम्मेलन में 110 राज्य दल और 13 हस्ताक्षरकर्ता राज्य थे। जो देश कन्वेंशन की पुष्टि करते हैं वे सभी क्लस्टर युद्ध सामग्री का उपयोग नहीं करने के लिए बाध्य हैं। मतलब वो लोग अगर इसमें साइन किए हैं तो ये लोग फिर यूज नहीं करेंगे इसका। ठीक है, जबकि यहाँ पे भारत जो है, हम लोगों ने जो है इसमें कोई हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि जो यहाँ पे जो अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इजराइल, ये लोग भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है हम लोग को। ठीक है, देखिए आकाशीय बिजली जो है इसको अभी एक तरीके से ना इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित करने की बातें चल रही हैं। ठीक है, राज्य सरकार जो है वो लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसको जो है प्राकृतिक आपदा घोषित करें, तो इसलिए न्यूज में है। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि आकाशीय बिजली जो है इसको ऐसा घोषित करने की क्या जरूरत है। देखिए घोषित करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब ये प्राकृतिक आपदा घोषित हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, ठीक है, एक निधि बनाया गया है, एक फंड बनाया गया है जिसमें अगर कोई प्राकृतिक आपदा के थ्रू किसी की मृत्यु होती है, चाहे कोई हानि होती है ना, तो उस फंड के थ्रू वहां से उसको कुछ मुआवजा मिल जाता है, कुछ उसको वहां से एक गवर्नमेंट के थ्रू एक लाभ मिल जाता है। तो वो क्या है, लोगों को हेल्प पहुंचाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो सेंटर है, जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इसको प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार कर दिया। मतलब जो केंद्र सरकार है वो इसको प्राकृतिक आपदा नहीं मानती है, जो आकाशीय बिजली है ये। अब ऐसा क्या कारण है कि जो आकाशीय बिजली है वो इसको प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा रहा है?
तो केंद्र सरकार का कहने का मतलब ये है कि देखिए जितने प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं बचने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जबकि आकाशीय बिजली जो है इसमें लोग, ये प्राकृतिक ही है लेकिन ये ऐसा है कि इसमें लोग बच सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ कुछ चीज़ों में, पॉइंट में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पहले क्लियर करूंगा तभी आगे हम लोग समझ पाएंगे। तो जैसे ही बारिश गिरना शुरू हुआ बिना बारिश के, जैसे वो जो गरजता है, बादल गरजता है, तो वो नॉर्मल स्थिति कभी कभी का छोड़ दीजिए, लगभग हम लोग क्या होता है, बारिश स्टार्ट होता है फिर उसके बाद से तेज जैसे बादल गरजता है उसी समय गिरता है बिजली। तो अगर सरकार का कहना है कि जैसे ही बारिश शुरू हुआ आप तुरंत कहीं अच्छी जगह पे छुप जाओ, आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगा, आपके पास यहाँ पे चांसेस है बचने का, लेकिन बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें बचने की चांसेस नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पे दूसरे पॉइंट में सरकार ये बोल रही है कि आपको ये जो बिजली वगैरह कड़कने की जो बातें हैं, सेफ जगह भी मिल जा रहा है, वो वहां पे आप छुपेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। प्लस आपके पास इंडिकेटर भी है कि अब बारिश होने वाला है, चाहे अब जो है बादल गरजने का एक वो है, आपके पास एक संयंत्र भी है कि आप घर के ऊपर एक रॉड लगाते हैं, उस तरीके से भी बचने का एक तरीका है, वो भी है। और वैज्ञानिक सर्चेस भी इसमें बहुत सारी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि इस जो ये जो प्राकृतिक आपदा है इससे बचा जा सकता है, तो इसलिए हम इसमें फंड को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है वो सेंटर जो है, मतलब जो जो केंद्र सरकार है वो इसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं कर रही है, ठीक है। जबकि इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे आगे। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग जो है केंद्र सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो है प्राकृतिक आपदा है। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि ये यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए पहला प्रश्न बनता है। आकाशीय बिजली डाल दिया जाएगा और बाकी सब चीजें रहेंगी, तो याद रखना उसको, है ना। तो देखिए इसमें चक्रवात है, सूखा है और भूकंप है, आग लगना, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीटों का हमला, ठीक है, ठंड, शीतलहर आपदाओं के रूप में ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। और इनसे संबंधित कुछ भी घटनाएं हुई तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से यानी कि SDRF से के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी और इसके थ्रू इनको जो है यहाँ पे कुछ वित्तीय लाभ मिलेंगे। जैसे कि इसमें केंद्र सरकार जो है वो 75% वित्त पोषित करेगी और 25% जो है राज्य इसमें फंडिंग करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे फंड बनाया गया, इस फंड में जो है 75% जो है आपदा से संबंधित पैसे के लिए केंद्र सरकार जमा करती है और 25% राज्य सरकारें जमा करती हैं। तो अगर जिस राज्य में इस तरह की घटनाएं होती है फिर वहां पे उसको निवारण के लिए, उसके हेल्प के लिए, है ना, उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ये हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको। नॉर्मली देखिए जो बादल होता है यहाँ पे कि जो बिजली है वो, अब बिजली के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आकाशीय बिजली किस तरीके से जो है लोगों पे गिरती है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल स्थिति में हम लोग अगर समझते हैं तो देखिए यहाँ पे जितने भी ये जो यहाँ पे आप चित्र में दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस माइनस वाला जो हम लोग लगातार उसी चीज़ों में हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि कभी भी दो आयन जिस तरीके से मिलते हैं प्लस और माइनस, जो अगर कुछ भी चीज़ों में ऐसा अगर मिलता है तो वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं वहाँ से जो है इस तरीके की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बादल अलग अलग तरीके की बादल, ठीक है। देखिए अगर सबसे पहले आप देखते हैं कि क्लाउड टू एयर, तो अगर हवा से कोई बादल टकराती है वहां पे जो बिजली उत्पन्न होता है वो बिल्कुल हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ऊपर ही ऊपर होता है। कई बार आप देखेंगे ना ऊपर ऊपर बादल ऐसे चमकते हुए, मतलब जो बिजली है वो चमकते हुए ऊपर ही ऊपर गोल राउंड जैसा जाते रहता है, नीचे नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ एकदम नीचे गिरता हुआ दिखता है। तो पहले कंडीशन में जो है ये क्लाउड टू एयर, ऐसी कंडीशन में अगर दोनों धन और ऋण आयन मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिजली गर्जन होगा लेकिन इफेक्ट नहीं करता है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि अगर दो बादल के आसपास जो माइनस प्लस अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लोग अगर आपस में टकराते हैं तो ये ऊपरी लेवल पे टकराएंगे, इससे भी कोई इशू नहीं होगा, आपस में गर्जन होगा, टकराहट होगा, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आसमान के ये जो नेगेटिव चार्जेस जो है ये और यहाँ पे धरती के प्लस पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्जेस जो है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, मतलब ये जमीन की ओर, तभी जा करके यहाँ पे जो है यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक होता है, सबसे अधिक घातक होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके की बातें की जा रही हैं। देखिए यहाँ पे, और ये बादल किस तरीके से बनते हैं, बादल हम लोग को पता है, मैं एक बार और बताया था कि जितने भी यहाँ पे अब जितने भी वाष्पन क्रिया होती है, जितने भी हवाएं ऊपर उठती हैं उसमें ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं सब रहती हैं। तो वो लोग एक दूसरे से संघनन करके, संघनन मतलब पता होगा ना, सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ना, संघनन, तो ऐसे संघनन करके, है ना, वाष्पन क्रिया से बादलें जो यहाँ पे जो पानी है ऊपर उठती हैं, फिर ऊपर उठने के बाद से संघनन करती हैं, संघनन करके बड़े बड़े मतलब इस तरीके से ऐसे क्षेत्र में ये फैलते हैं और फिर जाकर के हवाओं के साथ ये बारिश करते हैं, ठीक है।
बादल और जमीन के बीच या या बादल के भीतर बहुत कम अवधि और उच्च वोल्टेज का विद्युत निर्वहन की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके साथ एक चमकदार फ्लैश, तेज आवाज और कभी कभी तूफान भी आते हैं। तो ये इस तरीके का बादल हो गया बादल के बारे में। अब बादल के अंतर्गत दो अलग अलग होते हैं, जैसे क्लाउड टू ग्राउंड। तो क्लाउड टू ग्राउंड जो मैं आपको अभी जो बताया वही उसी को बोला जा रहा है। क्लाउड टू ग्राउंड बिजली खतरनाक होता है क्योंकि यह अपने उच्च विद्युत वोल्टेज और करंट के कारण लोगों को करंट लगा सकती है, जबकि इंट्रा क्लाउड यानी कि आंतरिक जो ये बिजली है, ये अंदर ही अंदर जो बिजली है वो दृश्यमान होती है, सुरक्षित होती है, वो हमारे को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, निर्माण कैसे होता है तो वही चीजें मैं आपको बताया। अब बिजली गिरने की प्रक्रिया क्या होती है, तो बिजली बादल के ऊपर और नीचे, यहाँ पे नीचे बीज के बीच विद्युत आवेश के अंतर के कारण से ये होती है। बिजली का एक बड़ा प्रवाह उत्पन्न होता है। मैं आपको जो समझाया बस वही चीजें हैं, उस तरीके से आप समझ गए हैं। बाकी आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सब बातें वही है जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है देखिए मेन चीज यहाँ पे है कि हम लोग थोड़ा सा जो है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग थोड़ा डाटा भी देखें हमारे भारत की क्या स्थिति है बिजली गिरने के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन, ठीक है, ये इसके थ्रू बताया गया कि एक रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है, यहाँ से ये पता चला कि अभी का जो बिजली जो हाल ही में यहाँ पे एक मतलब रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित हुआ, इसके अनुसार जो है भारत में अप्रैल 2020 में, ठीक है, अप्रैल 2020 में 20 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में लगभग 18.5 मिलियन जो है यहाँ पे लोग जो है यहाँ बिजली गिरने की घटनाएं यहाँ पे देखी गई। इतनी सारी घटनाएं हुई यहाँ पे। ठीक है, और बताया गया कि हर साल यहाँ पे बिजली गिरने से लगभग 2500 से अधिक भारतीय लोगों की जो है जान चली जाती है। इतना ज्यादा बिजली गिरता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं तो देखिए उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। तो ये जो क्षेत्र हैं इन पे सबसे ज्यादा जो है बिजली गिरने की घटनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1967 से लेकर के 2019 के बीच में बिजली गिरने की परिणाम स्वरूप देश में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो समझ रहे हैं इस तरीके की यहाँ पे घटनाएं हो रही है। हम लोग नॉर्मल समझते हैं बिजली कड़कने का। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे सरकारी क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो देखिए सरकारी प्रयास के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लोगों को आने वाले तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए मौसम राडार, बिजली का पता लगाने के लिए नेटवर्क, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इन सभी प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। ये सब चीजें किए गए हैं। और बिजली की सुरक्षा उपाय के लिए तो भारत के ग्रामीण समुदायों में त्वरित और आसान बिजली सुरक्षा सुविधाओं के बारे में सूचित करना, घरों के ऊपर छड़े लगाना, तूफान के दौरान घर के अंदर रहना, सुरक्षित यहाँ पे संरचनाओं में छिपना शामिल हो सकता है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत हैं। और अनुसंधान और विकास, बिजली को बेहतर ढंग से समझने और जोखिम को कम करने के रचनात्मक तरीकों की खोज करने के लिए भारत सरकार ने अनुसंधान और विकास की परियोजनाओं का भी समर्थन किया। तो इस तरीके सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जब इस चीज को बना रहा था तो मैं एक चीज अच्छा समझ में आया कि मैं आपको बीच में इस तरीके से भी बता सकता हूँ कि जैसे देखिए आप अगर मेंस में जब आप मेंस लिखेंगे तो किसी प्रश्न के लिए, जैसे अगर यहाँ से प्रश्न आया तो किसी एक चीज पर आएगा कि जो घटनाएं हैं उस घटनाओं का विश्लेषण कीजिए, प्लस उन्हें सरकार की योजनाएं बताइए, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए वो बताइए, या फिर सरकार के मतलब ये घटनाएं जो हो रही है उसके पीछे का कारण बताइए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है ना कि बहुत हर चीजें जो है बहुत जगह पे जो है थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं ना, स्मार्ट वर्क, तो उसमें भी काम आता है। हालांकि बहुत लोग आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बताना चाहता हूँ ताकि हेल्प हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे ये 3 बातें पढ़ा, ठीक है, जिसमें सरकारी पहल के बारे में पढ़ा। ये 3 पॉइंट आपके 3 से 4 उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, प्लस अलग अलग जगह पे ये कभी कभी जो है कंटेंट के रूप में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से प्रश्न केवल एक ही बनना है, अभी जो मेंस का होगा एग्जाम उसमें अगर बनना होगा तो ऐसा नहीं है ना कि बनेगा। तो अगर इसमें से बनेगा तो या तो पूछे कारण बताइए। ठीक है, तो कारण बताइए अगर बोलता है ना तो कारण में भी आप सेम इसी को लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप समझ गए ना, लॉजिकल तरीके से सोचना है, बस क्या करना है, काम तो यही करेंगे ना। अगर कारण पूछ रहे हैं यहाँ पे, अगर ये प्रश्न पूछेगा कारण, तो कारण बताने के लिए आप क्या करेंगे, बोल देंगे यहाँ पे लिखना यही है, यही सब चीजें तो मेन कारण है। अगर कारण सुधर जाता है तो स्थिति बेहतर हो जाती है ना। अगर वो कारण सुधर जाना चाहिए बोले तो बेहतर स्थिति हो जाएगा, तो भी बेहतर स्थिति होता ही है। तो सजेशन भी देंगे तो जो जो प्रॉब्लम है सब वहीं पे, हर बातें वहीं पे है ना। जैसे कि अब प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो कारण, आप कारण में क्या लिखेंगे कि जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है वो सही से नहीं है। नेगेटिव, अगर नेगेटिव कारण पूछा जा रहा है तो
सही तरीके से नहीं है, सरकार के द्वारा सरकार की आलोचना है तो उस तरीके से नहीं करते हैं। मैं देखिए अभी वर्ड पे नहीं जाना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ बस उस मेन पॉइंट को समझिए, की पॉइंट को। तो प्रारंभिक चेतावनी की कमी, ठीक है, अब इसके अंदर जितना है वो सब आप देख लेना, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको लॉजिक बता रहा हूँ इस तरीके से सोचने का। बिजली सुरक्षा उपाय में कमी या बिजली सुरक्षा उपाय के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही से डेवलप नहीं है। अनुसंधान विकास में कमी है या और भी उसमें डेवलपमेंट में कमी है, तो कारण इस तरीके से आप बता दिए। नॉर्मल मैं बता रहा हूँ ना, इसी हिसाब से सोचेंगे आप, है ना। दूसरा उपाय बताइए, फट से फिर इसी को लिखिए। प्रारंभिक चेतावनी में हमारे को कुछ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जितना तीन तूफान वाली बातें सब करना चाहिए। फिर बिजली सुरक्षा उपाय, तो बिजली सुरक्षा के लिए हम लोग ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ पे जो जो लिखा है उस सब में चाहिए लिख के लिख दो उसको। सरकारी प्रयास, हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि मैं अभी सबसे पहले बताया, उस तरीके की सारी बातें उसमें कर दो। बिजली की सुरक्षा उपाय, तो हमारे सरकार के द्वारा लगातार ग्रामीण समुदाय के लिए त्वरित उनको सावधानी से सूचित करना, सावधानियों के बारे में बताना, बिजली छड़ को लगाना, इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सरकार के द्वारा हमारे भारत के अंतर्गत अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया में लगातार तेजी से कार्य किए जा रहे हैं, है ना। इस तरीके की और बातें जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि आप केवल इतना छोटा सा पॉइंट पढ़े हैं और इसमें से आप इस तरीके का 3 तरीके से इसमें आप प्रश्न का हल दे सकते हैं। तो किसी भी चीज को आप पढ़े ना तो कम से कम इस तरीके से पढ़ें ताकि मेहनत कम हो, स्मार्ट वर्क ज्यादा हो। इसके थ्रू मेहनत, इसके जगह पे आप मेहनत करने के लिए जैसे डायग्राम्स बना लिए, किसी और टॉपिक को और अच्छा समझ लिए, उसमें समय दिए। चलिए आगे, समय बहुत ज्यादा हो गया है, आगे देखते हैं। लास्ट है ये, बस हो गया खत्म, बस लास्ट धैर्य रखिए, हो जाएगा फिर कंप्लीट। देखिए ये नोमैडिक एलिफेंट या घुमंतू हाथी 23 ये क्या है, तो ये एक भारतीय सेना की टुकड़ी नोमैडिक एलिफेंट 23 जो है नाम से द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए मंगोलिया की यात्रा पर निकली है। यानी कि मंगोलिया के साथ, भारत के साथ जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 23। यह अभ्यास 17 से 31 जुलाई 2023 तक उलान बटार, ठीक है, ये मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार, ठीक है। देखिए यहाँ पे मंगोलिया मैप भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये चीन है, ये रूस है, दोनों के बीच में बेचारा लैंड लॉक पूरा घिरा हुआ है, इन्हीं दोनों के बीच में पूरा, है ना, ठीक है। घुमंतू हाथी मंगोलिया और भारत के वैकल्पिक रूप से आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। घुमंतू हाथी, ये ना हिंदी वर्ड है, इसका पूछ देगा यहाँ पे घुमंतू हाथी तो आप खोजते रह जाएंगे उसको तो इसलिए मैं इन सबको रखता हूँ कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए हिंदी मीडियम के लिए, तो मैं हिंदी मीडियम का ही मेरा सारा सोच है, क्योंकि देखिए मैं कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ कि हिंदी मीडियम में ये कमी है हमारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि उस कमी को जहां तक हो सके, जितना हो सके मैं उसको पूरा करूँ, ठीक है। चलिए आगे, भारत मंगोलिया के द्वारा आयोजित खान क्विस्ट नामक वार्षिक सप्ताह, है ना, यानी कि वर्ष भर, यानी कि सप्ताह में वार्षिक सप्ताह भर चलने वाले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए भी एक सक्रिय भागीदार है, ठीक है। चलिए हो गया ये सब, हम लोग को मेन इसमें ये समझना था कि नोमैडिक एलिफेंट जो है ये क्या है। तो ये एक संयुक्त सैन्य अभियान है जो कि मंगोलिया और भारत के साथ किया जा रहा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको लगभग ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अगर मेरा मेहनत अच्छा लगा तो जरूर अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चैनल होने वाला है, वीडियो जहाँ ये जितना आता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।